चलेगा। तो अब हम लोग चैप्टर 2 करते हैं, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल अभी अभी पढ़ के चैप्टर 3 से क्या क्या किए? तो इसमें 5 चीज बोलो। सबसे पहला विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनता है जो हम लोग चैप्टर 1 और 3 में बनाए, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस या स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल इज इंटरनल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस। ये होगा जो हम लोग चैप्टर 2 में करने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर 2 के एंड पे हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज को जनरेट करना है, बेस्ट पॉसिबल वाले को सिलेक्ट करना है, जो चैप्टर 4, 5, 6 में चलेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट वाला इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल कुल मिला के 7 और 8 का कॉन्सेप्ट है। ये अपना फ्लो चलता है, करेक्ट। तो चैप्टर 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी यहां बनाने का गोल है, करेक्ट। तो एक जब स्ट्रैटेजी बनाना है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मतलब क्या? नाम से जाओ ना, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी मतलब क्या? एक स्ट्रैटेजी जो कॉम्पिटिटर से बेटर करने में हेल्प करे, करेक्ट। ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो दूसरों से बेटर हम लोग को लेकर जाए, करेक्ट। स्ट्रैटेजी टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स, टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच इज मोर इफेक्टिव देन राइवल्स, करेक्ट, टू बीट कॉम्पिटिशन बेसिकली। चलेगा। इस चैप्टर से पहले यहां मेरे पास तो बना हुआ नहीं है, पर तुम लोग के पास एक वो होगा, चार्ट होगा। क्या चार्ट होगा? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, जो हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से? एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाने के ऑब्जेक्टिव से, करेक्ट। तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले हम लोग को क्या करना है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट झांक के देखना है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। इंटरनल एनवायरनमेंट झांक के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या रहेगा? 3 टूल है जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 है जो अभी अपने पढ़ेंगे एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल के लिए क्या है? 2 टूल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंस। पहले ये देखते हैं, इसके बाद आएगा अपना मैचिंग का कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मिला, इंटरनल से स्ट्रेंथ वीकनेस मिला, फिर इन दोनों को हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। 3 टूल है उसमें, स्वॉट, टाउज और पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में अलग अलग टूल आता है, देखते हैं क्या है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करते हैं। सबसे पहला, नाम से जाओ, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब हम लोग का कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है। क्या करेंगे यहां पे? अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करके एनालिसिस करेंगे, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, ये सब चीज को समझेंगे। बस यही कर रहे हैं। एक बार देखो तो यहां पे क्या कर रहे हैं? पहले आइडेंटिफाई किया अपने कॉम्पिटिटर्स को, उनके स्ट्रेंथ उनको समझना है, उनका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, उनको समझ लिए। फिर वो कुछ तो अच्छा कर रहा होगा, स्ट्रेंथ क्या है, और कुछ गलत भी कर रहा होगा, वीकनेस क्या है। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? समराइज करेंगे। जो वो अच्छा कर रहा है उससे और बेटर करना पड़ेगा, और जो वो खराब कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। बस यही चीज ऊपर भी कर रहे थे। क्या? आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया कॉम्पिटिटर्स को, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, समझ रहे ना, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझा। इस पूरे चीज को जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये काम, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस वगैरह, क्या बोलेंगे इसको? एक टर्म, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को समझने के लिए, करेक्ट। चलेगा? सेंस बना? और एक एमसीक्यू में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटर्स होते 2 तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या हुए? सेम प्रोडक्ट या सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होंगे, अलग अलग कंपनी। पेप्सी का डायरेक्ट कंपटीशन कोका कोला, करेक्ट। जैसे सपोज करो, अगर हम लोग को मूवी देखना है, मूवी देखने जा रहे हैं, तो 2 अलग अलग मूवी आपस का कंपटीशन चलेगा ना, समझ में आया? सिनेमा हॉल आपस में मूवीज आर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि एक बार में तो एक ही मूवी देख सकता ना, कौन सा मूवी देखेंगे, वो कंपटीशन हुआ, करेक्ट। अब इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जो बजट के कारण प्रॉब्लम होता है। जैसे सपोज कर, अभी पॉकेट मनी तो लिमिटेड मिलता है ना, अगर पॉकेट मनी मिल रहा है महीना का 500,000 रुपया, अब उसमें मूवी भी देख लेंगे, पॉपकॉर्न भी खा लेंगे, घूमने भी चल जाएंगे, सब तो नहीं होगा ना, वो भी 2-2 लोग का नहीं होगा, करेक्ट, समझ रहे हैं ना, नहीं होगा। तो जब बजट कॉन्स्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ मनी है, तो 1000 रुपए में क्या हो पाएगा महीना में? एक ही चीज, या तो मूवी जाए या नहीं तो डिनर पे जाए, करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये था इनडायरेक्ट कंपटीशन, करेक्ट। जब छुट्टी का महीना आ रहा है,
करेक्ट। या तो लोग घूमने जा सकते हैं, या घूमने चले गए ट्रिप में जा रहे, तो इंडिया में जा रहे हैं या बाहर में जा रहे हैं। बजट कॉन्स्ट्रेंट के कारण क्या क्या अलग पॉसिबिलिटी है जो हम लोग को करना पड़ रहा है। क्लैरिटी है? तुम लोग डेली लाइफ में करता है ना, इस बार का पॉकेट मनी में कुछ शॉपिंग करेंगे, अगली बार का पॉकेट मनी में घूमने जाएंगे, इस बार ये कर लिया तो खर्चा हो गया, अब और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो इनडायरेक्ट कंपटीशन, जो लैक ऑफ मनी या स्केर्सिटी ऑफ फंड्स के कारण चॉइस लेना पड़ता है। समझ में आया? तो डायरेक्ट कंपटीशन सेम नेचर सेम इंडस्ट्री में है, अलग अलग मूवी, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, डायरेक्ट कंपटीशन। करेक्ट। इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या है? वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। जैसे अगर मॉल गया कुछ शॉपिंग के लिए, शॉपिंग, मूवी देखना, या डिनर पे जाना, या ट्रिप पे जाना, अलग अलग नेचर है इनका। समझ में आया? तो क्या कर रहे थे? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स को समझो, वीकनेस को समझो, फिर पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, समरी। आइडेंटिफाई में क्या किया? कौन कौन है हम लोग के कंपटीशन में, कितने बड़े हैं वो कॉम्पिटिटर्स, उनका मार्केट शेयर समझा। आई अंडरस्टैंड क्या करना है, उनका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट। जैसे सपोज करो मारुति अगर आ रहा है, तो आरसी भार्गव उसके चेयरमैन क्या करेंगे? ह्यूंडई है, अलग अलग किया मोटर्स है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सारा होंडा, सारा कॉम्पिटिटर्स को समझा और उनका मार्केट शेयर क्या है वो समझ लिए। फिर उनका प्रोडक्ट्स क्या है, कौन सा मॉडल्स वो लोग बना के बेचते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट सर्विसेज समझा। फिर हर एक का कुछ स्ट्रेंथ होगा, अगर वो सक्सेसफुल है वो कंपनी, तो कुछ तो अच्छा कर रहा होगा ना। क्या अच्छा कर रहा है? क्या उसका प्रोडक्ट्स अच्छा है, क्या उसका मार्केटिंग अच्छा है, या क्या उसका कस्टमर सर्विस अच्छा है, उसका यूएसपी समझता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उसका एडवांटेज कहां उसको मिल रहा है, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन अच्छा है, कॉस्ट कम है, टाटा स्टील कॉस्ट एडवांटेज, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, या उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, एप्पल R&D। करेक्ट। समझ में आ रहा है? या अब वो गलत क्या कर रहा है, वीकनेस क्या है, वेयर आर दे लैकिंग, वीकनेस कैसे समझेंगे? कस्टमर रिपोर्ट्स या रिव्यूज, कहीं तो कस्टमर चिढ़ के कहीं ना कहीं रिव्यू तो डाला होगा ना, ये मोबाइल फट रहा है, ये सिलेंडर फट रहा है, वो सब चीज। सिलेंडर छोड़ो, मोबाइल फट रहा है, जैसे अभी न्यूज में आता है ओला का स्कूटर्स फट रहा है, तो वीकनेस हो रहा है ना। तो ये सब चीज पढ़ा, उसके बाद समराइज कर रहे हैं हम लोग कि जो अच्छा था उसको और इंप्रूव करेंगे, और जो खराब था वो एटलीस्ट बेटर करेंगे या ओवरकम करेंगे। समझ में आया? ये था पहला टूल, क्या? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सेकंड एक बार चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर होगा ग्लोबलाइजेशन, एकदम लास्ट में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। मेरे पास मार्किंग नहीं है पर ठीक है हम बोल देता है, ये वो वाला था ना, वीडियो वाला क्लास था ना, तो हम बोल देता है, तुम लोग फॉलो करना। पेज 49 में देखो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, नहीं मेरे को याद है, पेज 49 में ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। यहां पे ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? एलपीजी हुआ था 1991 में, तो उसमें क्या हुआ था? एक तरीका है बाहर की कंपनीज इंडिया में आए होंगे और इंडियन कंपनीज बाहर गए होंगे, दोनों डेफिनेशन चलेगा। तो पहला वाला बोलता है देखो इंडियन कंपनी जब बाहर जाके अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बैठा रहा है, सेवरल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस इन सेवरल इंडस्ट्रीज, तो ये था इंडियन कंपनी अगर बाहर जाके कंपटीशन पोज कर रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट बढ़ा उसका। दूसरा केस जब कोका कोला, पेप्सी और बाहर की कंपनीज इंडिया में आए थे, तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम होगा? डोमेस्टिक कंपनीज को बाहर वाले कंपनीज के कारण कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और उसी वजह से इंडियन कंपनीज पीछे रह गए। जब 1991 में ये हुआ, आज के दिन मैक्सिमम कंपनीज फॉरेन कंपनीज है इंडिया में, क्योंकि इंडियन कंपनीज इनएफिशिएंट थे। करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो देखो एबिलिटी टू कम्पीट इन डोमेस्टिक मार्केट्स विथ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, दो तरीका। क्या? इंडियन कंपनी बाहर जाके सेवरल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस अलग अलग जगह बिठा रहे, जैसे टाटा स्टील, उसका अलग अलग जगह अलग अलग कंट्री में प्लांट है। टाटा मोटर्स अलग अलग कंट्रीज में प्लांट है। नेक्स्ट, बाहर के कंपनीज इंडिया में आके अपना प्लांट बिठा रहे। एप्पल इंडिया में मोबाइल बनाना चालू कर रहा है, कोका कोला का इंडिया में बॉटलिंग यूनिट है, ये सब चीज चलेगा। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को हम लोग वन मार्केट मान लिए। करेक्ट? नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कंट्रीज, सारा का सारा ट्रेड मार्केट, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गया। ये इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बस एक फॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट बच गया है। 5% 10% लग जाएगा, क्या ही फर्क पड़ना है। करेक्ट है? कोई बैन नहीं है किसी तरीके का, यानी ट्रेड बैरियर्स नहीं है। ग्लोबल कंपनी क्या होता है? ग्लोबल कंपनी इज नोन एज MNC, यानी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीपल नेशंस में है ये, या
ट्रांसनेशनल कंपनी, मल्टीपल नेशंस, उसी का एक ऑल्टरनेट वर्ड है। तो ये क्यों, कोई कंपनी क्यों बनेगा ग्लोबल कंपनी? या तो उसको बाहर कोई अच्छा मार्केट मिल रहा है सेल्स बढ़ाने के लिए, या प्रोडक्शन बेटर करने के लिए, बाहर स्किल्ड लोग होंगे, कॉस्ट कम होगा। बाहर की कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन प्लांट क्यों बैठाते हैं? चीप लेबर है, लैंड सस्ता में मिल जाएगा, करेक्ट, और लोग भी अबंडेंस में मिलते हैं, मतलब शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स नहीं है, करेक्ट है, चलेगा। अगेन इट सीज द वर्ल्ड एज वन मार्केट, इन नेशनल बाउंड्रीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचता, कस्टम्स ड्यूटी इररेलेवेंट हो गया। नेक्स्ट, ग्लोबल कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पोर्शन मिस होने का चांस रहता है, इंपॉर्टेंट। ग्लोबल कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, ORS इज अ ग्लोबल कंपनी, लिखे थे ना ORS, ORS मतलब क्या? ग्लोबल कंपनी क्या है? जैसे टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर, करेक्ट, अलग अलग जगह है, पर ओनर कौन है? एक, टाटा ग्रुप, ओनर एक है, कॉमन ओनरशिप। नेक्स्ट, कॉमन रिसोर्स है, बैलेंस शीट तो एक ही होगा ना, एप्पल हर जगह है पर उसका बैलेंस शीट एक ही है, एप्पल INC का, करेक्ट। थर्ड, कॉमन स्ट्रैटेजी, एक ही फॉर्मेट और स्ट्रैटेजी चलेगा। अब ऐसा तो नहीं ना आईफोन अगर यूएस में बिक रहा है वो अलग है, इंडिया में बिक रहा है वो अलग है, करेक्ट। प्रोडक्ट सेम है, अप्रोच सेम है, स्ट्रैटेजी सेम है, चलेगा, एटलीस्ट सिमिलर है। सेंस बना? तो क्या ORS, कॉमन ओनरशिप, कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रैटेजी, चलेगा। इसके बाद सुप्रा नेशनल एंटरप्राइज, ये MCQ के लिए है। सुप्रा नेशनल एंटरप्राइज कुछ नहीं होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक, IMF नाम सुना है? वर्ल्ड बैंक, IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग किस लिए बने हैं? ये लोग बने हैं, ये किसी कंट्री के लिए नहीं बनाया गया है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, करेक्ट। इनमें मेंबर कंट्रीज होते हैं, ये कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। जिस कंट्री को भी हेल्प चाहिए, जिस कंट्री को भी लोन चाहिए, वो वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, IMF से ले सकता है, और वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगाते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जा रहा है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है इनका। बात समझ रहे हैं? इसलिए बोला सुपर नेशनल एंटरप्राइज, किसी एक नेशन के लिए वो नहीं है, किसी एक नेशन चाहिता नहीं है, समझ रहे? देखो, नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल बॉडी है, कोई पॉलिटिक्स, किसी कंट्री का पॉलिटिक्स किसी से कोई एसोसिएशन नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट, नॉन फॉर प्रॉफिट वो रहेगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। देखो, इट सर्व्स ऑल नेशन, जिस कंट्री को भी लोन चाहिए वो आराम से वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, चलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? भाई ग्लोबलाइजेशन का नीड ही क्यों है, किसी कंपनी को बाहर जाने का नीड क्यों है? ये हम लोग एग्जांपल लिए थे ना, एप्पल जब यूएस में बना, ओरिजिनेट तो यूएस में हुआ ना, पर एक पॉइंट आया होगा जहां पे वो यूएस का मार्केट सैचुरेट हो गया, हर एक जन के हाथ में आईफोन अगर यूएस में है तो वो क्या करेगा? कंपनी बंद तो नहीं करेगा, तो उसको अब जब ग्रो करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो पहला क्या, डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर रिच एंड एडिक्वेट, डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो गया, बाहर जाना पड़ेगा। फिर फाइंडिंग फॉरेन मार्केट्स टू ओपन अप, जिसको जो ओपन अप हो रहा है, जैसे इंडिया 1991 में ओपन अप हुआ तो एप्पल को मिला ना अपॉर्चुनिटी इंडिया में आने का, करेक्ट। फाइंडिंग फॉरेन मार्केट्स टू विच आर ओपनिंग अप, या जिनको ग्रो करना है तो वो मार्केट्स में क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए फॉरेन मार्केट्स में गया, जो मार्केट एंट्री दे रहा है, करेक्ट। अब जब एंट्री ये दे रहा है तो कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू, जैसे हीरो होंडा जब इंडिया में आया तो वो अपना डायरेक्ट प्लान बैठा सकता था, पर उतना मगजमारी उसको नहीं करना था, तो कैसे आया? हीरो के साथ अलायंस में आया, इसलिए हीरो होंडा बना था। अब वो ब्रेक हो गया, हीरो अलग है, होंडा अलग है। जब मारुति सुजुकी, जापान का कंपनी, फिर से इंडिया में आया, मारुति के साथ आया, तो मारुति सुजुकी बना, समझ रहे? क्लैरिटी है? तो हीरो होंडा में हम लोग डिस्कस किए, हीरो क्या दिया था? अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करिए। होंडा क्या दिया था? टेक्नोलॉजी दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिया, सिनर्जी बेनिफिट्स आ रहे ना, स्ट्रैटेजिक अलायंस, करेक्ट। इसके बाद एक तरीका था स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू आने का, दूसरा तरीका खुद का प्लांट बैठाने का। कैसे प्लांट बैठाएंगे? ओवरसीज प्लांट बैठा दो। क्यों प्लांट बैठाएंगे ओवरसीज में? क्योंकि भाई वहां पे चीप रिसोर्सेज है, लैंड सस्ता है, रिसोर्सेज सस्ता है, चीप लेबर है और अबंडेंस में लेबर है। समझ में आया? 6 पॉइंट ये एक तरफ से चला था। नेक्स्ट और कुछ रीजन भी था, क्या क्या? आजकल इंटरनेट वगैरह जब इतना फास्ट हो गया है, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब,
करेक्ट। आने जाने में भी टाइम कम लगता है, फ्लाइट्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल है, और रियल टाइम में लोग बात कर सकते हैं। पहले तो लेटर वगैरह लिख के भेजना पड़ता था, कम्युनिकेशन में 2 महीना लग जाता, करेक्ट। आज के दिन में क्या ही जाता है, तुरंत व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो जाएगा, करेक्ट। और रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब, साथ में और क्या हो रहा है, एलपीजी। सिर्फ ग्लोबलाइजेशन होने से नहीं चलेगा, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया तो फिर फायदा क्या, प्राइवेटाइजेशन भी साथ में होना होगा। इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स, करेक्ट। तो 1991 में सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं, साथ एलपीजी पूरा हुआ था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट। तब जाके हम लोग कंपनीज को प्राइवेट करके क्या बोलेंगे, आप ग्लोबल जाइए, समझ में आ रहा है। उसके बाद और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले से चले आ रहा ना, बस वो अब एस्टैब्लिश्ड है। नया लोग जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, सर्विस सेक्टर में जाते हैं। देखो तभी राइज ऑफ सर्विसेज, जीडीपी में सर्विस कंपोनेंट बढ़ रहा है, समझ में आया, करेक्ट। खैर पॉइंट नंबर 9 उतना कोई रेलिवेंट नहीं है, इतना तक क्लियर है। तो बोलो एक बार फटाफट से, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, रीजंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का। पहले क्यों करें ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला अपना डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो गया है, उसमें और जगह नहीं है, देयर इज नो स्कोप, वो ऑलरेडी रिच है, एडिक्वेट हो चुका है। अब फॉरेन मार्केट्स में जाना पड़ेगा, जो ओपन अप हो रहा है, जिसका इच्छा है ग्रो करने का उस मार्केट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव है हम लोग को ग्रो करना है, नीड टू ग्रो। और जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस किसी कंपनी के साथ, या फिर प्लांट डाल के, ओवरसीज प्लांट बिठा के। और कैसे बैठाएंगे ओवरसीज प्लांट, क्यों बैठाएंगे ओवरसीज प्लांट, बिकॉज वहां पे चीप रिसोर्सेज है, रिलायबल रिसोर्सेज है, चीप एंड रिलायबल रिसोर्सेज है, करेक्ट। और अदर रीजंस में क्या आ रहा था, श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, आज के दिन में टाइम बैरियर या ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं बचा, और प्राइवेटाइजेशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। पॉइंट नंबर 9 उतना रिलेवेंस नहीं है, बस सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट बढ़ रहा है, करेक्ट, चलेगा। मतलब सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट बढ़ा तो ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, समझ गया ना, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज आराम से दिया जा सकता है। आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू कहां से आता है मालूम है, यूएस से आता है। क्यों, क्योंकि बार बार उनको जाके कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना, ऑनलाइन बैठ के सर्विस दे देते हैं। प्रोडक्ट बाहर सेल करना ज्यादा डिफिकल्ट है, सर्विस बाहर सेल करना ज्यादा इजी है, ऑनलाइन हो जाता है, समझ में। बोलो डन है ग्लोबलाइजेशन, क्लियर। इसके बाद अपना थर्ड टूल चलेगा, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये आया था वापस से पीछे था, पेज नंबर बता रहे, 1 मिनट रुक जाना, पेज 20, पेज 20, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, थर्ड टूल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस। क्या कर रहे हैं यहां पे हम लोग देखो, एक पढ़ा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को समझा था, दूसरा पढ़ा ग्लोबलाइजेशन, वहां पे बाउंड्रीज के ऊपर में क्वेश्चन था कि अपने कंट्री के बाहर जाना है, करेक्ट। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, यहां कंपटीशन है पर और भी अदर फैक्टर्स है पूरे इंडस्ट्री के, करेक्ट। जैसे पहला क्या, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री में एंटर करे या नहीं करे, क्लियर है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो हम लोग इंपॉर्टेंट लिख के रखे हैं, और जिससे नहीं आएगा, एक बार जिससे क्वेश्चन पॉसिबल है कैटेगरी बी, उसको एक बार पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। जैसे पहला वाला, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, अगर पूछ रहे तो पता होना चाहिए क्या है क्वेश्चन। एक किसी भी इंडस्ट्री में कुछ इकोनॉमिक फीचर्स होगा, तो कोई भी इंडस्ट्री में नॉर्मल इकोनॉमिक फीचर्स क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फीचर्स इन एन इंडस्ट्री। क्या, सबसे पहला हम लोग मार्केट को देखेंगे, मार्केट का साइज क्या है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। अगर कोई मार्केट सैचुरेट हो गया तो बनाएंगे, उसमें जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, तो साइज ऑफ द मार्केट और उसका ग्रोथ रेट क्या है। थर्ड, कंपटीशन को देखेंगे, नंबर ऑफ राइवल्स क्या है और उनका रिलेटिव मार्केट शेयर, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनका क्या है। पॉइंट नंबर 5 पिछले पेज में, कॉम्पिटिटिव राइवलरी का स्कोप क्या है, क्या उस इंडस्ट्री में लोकल कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है या कैसा है, करेक्ट। और उसके बाद ये तो हुआ यहां पे, फिर अदर फैक्टर्स में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ बायर्स कितने, अगर ज्यादा बायर्स हैं तो जाके फायदा है,
नंबर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज, बहुत फास्ट अगर टेक्नोलॉजी बदलेगा शायद जाके फायदा नहीं हो, तुरंत बदल जाएगा। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर जैसे टाटा स्टील उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है तो हम लोग का एंटर करने का कोई फायदा नहीं है स्टील इंडस्ट्री में, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। 9 लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया कहां से? लर्निंग कर्व इफेक्ट से आया। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट कम होगा और देयरफॉर ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है बात? एकदम डन है। 10 पॉइंट बोलो। पहला, ओवरऑल मार्केट देंगे, साइज क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, करेक्ट। अब कंपटीशन में आएंगे, नंबर ऑफ राइवल्स, उनका मार्केट शेयर, उनका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसा है और स्कोप ऑफ राइवलरी, उनका नेचर क्या है, ग्लोबल है, लोकल है, कैसे है, करेक्ट। इसके बाद अदर फैक्टर में क्या आएगा? नंबर ऑफ बायर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज उसमें है या नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहां है या नहीं। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो कैसे होगा? लर्निंग कर्व इफेक्ट से, करेक्ट। और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, ये वही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला? ट्रिगर्स ऑफ चेंज। तो हर इंडस्ट्री में कोई चेंज फैक्टर होता है, चेंज फैक्टर समझता है, एक ऐसा ट्रिगर विच विल फोर्स अस कि भाई चेंज करना पड़ेगा। जैसे नोकिया के लिए क्या ट्रिगर होना चाहिए था? जब लोग स्मार्टफोन प्रेफर करने लगे, स्नेक से बोर हो चुके थे, जब एंड्रॉइड लोग प्रेफर करने लगे तब वो नोकिया के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर फॉर चेंज था। अब ट्रिगर फॉर चेंज कैन बी पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या नेगेटिव अगर हम लोग उस पर कैपिटलाइज नहीं करें। नोकिया के लिए वो नेगेटिव साबित हुआ, पर सैमसंग, एमआई इनके लिए पॉजिटिव साबित हुआ, एप्पल इनके लिए पॉजिटिव साबित हुआ। सेंस बन रहा है? कोविड ट्रिगर फॉर चेंज था ना, करेक्ट। कोविड के बाद ऑनलाइन, मैक्सिमम चीज ऑनलाइन हो चुका है। क्लैरिटी आ रहा है? तो देखो ट्रिगर फॉर चेंज क्या होता है? कोई ऐसा ट्रेंड या डेवलपमेंट आ रहा है मार्केट में, एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स आ रहा है बाय द पार्टिसिपेटिंग फर्म्स। पार्टिसिपेटिंग फर्म्स मतलब जितने भी लोग उसमें मौजूद है, इंडस्ट्री में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एनी ट्रेंड और डेवलपमेंट जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा फर्म्स को। मतलब वो लोग चुप नहीं बैठ सकते बेसिकली। कुछ जैसे अब अगर जियो आया तो एयरटेल चुप नहीं बैठ सकता था ना, सेंस बना। तो इसी को हम लोग इनमें, ये था ट्रिगर चेंज फैक्टर्स। अब इसमें से चेंज फैक्टर बहुत सारा होगा, पर कुछ होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, जो फंडामेंटल्स को हिला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड, जब कोविड आया तो बहुत मेजर चेंज था, उसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, नए रेस्टोरेंट्स खुले भी। क्लैरिटी आ रहा है? तो जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट चेंज फैक्टर्स होता है ना, जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, करेक्ट। ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस होता है ऑन द कंपनी। चलेगा? तो देखो, द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेज आर कॉल्ड ड्राइविंग फोर्सेज। क्यों? क्योंकि दे हैव द बिगेस्ट इंफ्लुएंस ऑन पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। चलेगा? फिर यहां पे हम लोग इसमें यही पढ़ना था, एग्जाम्पल्स, ये वाला एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्स दो तरीके का होगा, एक होगा जनरल, दूसरा होगा स्पेसिफिक। जनरल बोल सकता है क्या होता है? तो सारे इंडस्ट्री में अफेक्ट करेगा। जैसे कोविड सारे इंडस्ट्री को, कुछ को पॉजिटिव कुछ को नेगेटिव अफेक्ट किया। हेल्थ केयर को पॉजिटिवली अफेक्ट किया, रेस्टोरेंट्स को नेगेटिवली अफेक्ट किया, करेक्ट। और जो जनरल हुआ वो इन जनरल सबको अफेक्ट किया, तो उसके लिए नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है। जो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। जैसे जब जियो आया, जैसे टोबैको बैन कर दे अगर गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए? नहीं, टोबैको इंडस्ट्री के लिए, जितने भी कंपनी सिगरेट्स बना रहे हैं उनके लिए। अगर मान लो एक और एग्जांपल आया था अभी जस्ट दिमाग में, स्किप हो गया। हाँ, अगर मान लो जैसे स्मार्टफोन वाला जो चेंज आया था, वो सारे टेलीकॉम कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट था। जियो का आना एयरटेल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू एन इंडस्ट्री। चलेगा? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ जनरल ड्राइविंग फोर्सेस। केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। एक ड्राइविंग फोर्स का वो लोग केस स्टडी दे देंगे, इसके वजह से ये हुआ, समझ में आएगा ये ड्राइविंग फोर्स है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस जो पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग ऊपर में एक नोट लिखे थे, वो यहां मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, एक नोट लिखे थे। द मोस्ट पावरफुल डोमिनेंट फोर्स क्या है? इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सब पे बहुत ज्यादा पावरफुल वे में इंपैक्ट किया।
और इसके वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के वजह से एमआई इंडिया में आया, और एमआई बहुत बड़ा कंपनी है ना, बहुत बड़ा कंपनी है, तो वो ड्राइविंग फोर्स होगा। और एमआई आने से वो ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ आया था जो सस्ते में मोबाइल फोन्स बना सकता था और सेल कर रहा था विथ सेम फीचर्स, प्रोडक्ट इनोवेशन, करेक्ट। और ना तो सिर्फ वो प्रोडक्ट बना नहीं रहा था, पर उसको इस तरीके से बेच भी रहा था कि लोगों को फोमो होने लगे, फ्लैश सेल 10 मिनट में स्टॉक आउट हो जाता था पहले, अब तो ठीक है बहुत है। तो ये था मार्केटिंग इनोवेशन, चलेगा, इतना ही था। तो बोलो पहला इंटरनेट, दूसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम लोग एक पॉइंट लिखे थे, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेजर कंपनीज। एमआई कहा ना, एंट्री ऑफ मेजर कंपनी, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेजर कंपनीज। अब एमआई लेके आया था ऐसा टेक्नोलॉजी जो सस्ता में फोन्स बनाए, टेक्नोलॉजी लाया, टेक्निकल नो हाउ, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया सस्ता वाला जो सेम फीचर्स प्रोवाइड करे, कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्ट इनोवेशन, करेक्ट। और इस तरीके से बेचा कि लोग फोमो में ले ही ले, मार्केटिंग इनोवेशन। क्लियर है? बोलो जनरल ड्राइविंग फोर्स क्या क्या है। पहले इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन है जिससे एमआई आया, एंट्री एग्जिट ऑफ मेजर कंपनीज, वो क्या लेके आया था, टेक्निकल नो हाउ, और कॉस्ट एफिशिएंट वे में प्रोडक्ट्स बना रहा था, प्रोडक्ट इनोवेशन। और इस तरीके से बेचा, मार्केटिंग इनोवेशन, जो सबको फोमो में फोन्स दिला दे। क्लैरिटी है? ये सब स्टोरी को यूज करना याद रखने के लिए। इसके बाद ये डन है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या था, एक पहला चीज जो इंपॉर्टेंट, ट्रिगर्स फॉर चेंज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट। अब पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे कौन सा सबसे अच्छा कंपनी, कौन सा सबसे बेकार, तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे, दो वेरिएबल क्या क्या, कितना अपना नंबर ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ मॉडल्स, करेक्ट, अलग अलग मॉडल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, और उस कंपनी का क्वालिटी क्या है, ये रेप्यूटेशन है ना, क्वालिटी लिखे थे हम लोग, करेक्ट। तो उसका रेप्यूटेशन यानी क्वालिटी कैसा है। अब तो नीचे में है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यानी नंबर ऑफ मॉडल्स, और लेफ्ट साइड में है वर्टिकल में क्या है, क्वालिटी या रेप्यूटेशन। तो अब इसमें हम लोग अलग अलग कंपनीज को डाल रहे हैं। मारुति ह्युंडई ऑलमोस्ट सेम टाइप का कंपनी है, तो वहां पे उसको सेम टाइप में डाला। सर्कल अभी बना नहीं है, बस दोनों नाम लिख दिए, मारुति एंड ह्युंडई ऊपर नीचे, करेक्ट। उसमें नंबर ऑफ मॉडल्स बहुत है, और ठीक है मास लोगों के लिए वो बना है, करेक्ट। फिर एक आया होंडा और टोयोटा, उसका मॉडल उससे कम है पर उससे रेप्यूटेशन ज्यादा है, क्योंकि वो महंगा है, करेक्ट। तो उससे कम नंबर ऑफ मॉडल्स है पर ज्यादा रेप्यूटेशन है, तो उसको साथ में लिख दिए। फिर एक में आया किया, इधर नीचे में आया टाटा और निसान, और एकदम लेफ्ट में आया मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी वगैरह। इसका नंबर ऑफ मॉडल्स बहुत कम है पर रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा है, चलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कंपनीज को लिख दिए, करेक्ट। अब सिमिलर कंपनीज में हम लोग सर्कल बनाएंगे। सिमिलर कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रुप। जैसे मारुति और ह्युंडई एक ग्रुप बना, उधर ऑडी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज दूसरा ग्रुप बना, इधर होंडा और टोयोटा तीसरा ग्रुप बना, इस तरीके से, करेक्ट। अब जब ये लोग जब ग्रुप बनेंगे, जब ग्रुप बनाया जाएगा इनका, तो सर्कल का साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो उसका रिस्पेक्टिव शेयर से डिसाइड होगा। जैसे मारुति और ह्युंडई का कुल मिला के मार्केट शेयर क्या है, सपोज कर अगर 100 में से 40% इन दोनों के पास है, तो उनका सबसे बड़ा सर्कल बनेगा 40% को रिप्रेजेंट करता हुआ, उस प्रोपोर्शनेट में सर्कल बनेगा। इतना ही किए थे। देखो यहां पे पहला वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या वेरिएबल हो सकता है, प्राइस हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉडल्स, या अभी जो देखे नंबर ऑफ मॉडल्स, या प्रोडक्ट लाइन कितना प्रोडक्ट्स है वो हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, ज्योग्राफिकल कवरेज हो सकता है, किस किस कंट्री में किस किस मार्केट में मौजूद है वो हो सकता है, करेक्ट। अब टू वेरिएबल मैप में हम लोग कंपनीज को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, सेम जिसका सिमिलर स्ट्रैटेजीज है उसको सेम टाइप का ग्रुप में डालेंगे, सेम ग्रुप में डाले स्ट्रैटेजिक ग्रुप। अब सर्कल जब बनेगा तो कैसे बनेगा, इट विल बी ड्रॉन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ग्रुप्स, वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप के मार्केट शेयर विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल मार्केट शेयर, करेक्ट। इस तरह से इसका सर्कल बन जाएगा, चलेगा ना, परफेक्ट। इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अब दो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मतलब क्या, जितना भी कंपनी, जितने भी कॉम्पिटिटर्स कंपनी और उनका सिमिलर अप्रोच है, कुल मिला के ग्रुप में डाल देंगे, उनको डाल देंगे, तो दो एक्सट्रीम ग्रुप बनता है। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मतलब क्या, राइवल फर्म्स हैविंग सिमिलर स्ट्रैटेजीज।
दो अलग एक्सट्रीम बनता है। एक पेप्सी कोका कोला वाला एग्जांपल, जो पेप्सी करेगा अगले दिन कोक भी वही कर देगा, जो कोक करेगा वही पेप्सी भी कर देगा, एकदम सेम फॉलो करेंगे, करेक्ट। तो इन दोनों को क्या हम लोग अलग अलग ग्रुप में डालेंगे? नहीं, एक ही ग्रुप में दोनों कंपनीज आ जाएंगे और इस पूरे बेवरेज इंडस्ट्री में एक ही ग्रुप बनेगा कि और है ही कौन, और बाकी सब छोटे मोटे अदर प्लेयर्स हैं, निग्लिजिबल। चलेगा? चिंदी चलेगा। तो यहां पे आया वन ग्रुप ऑल कंपनीज, वन एक्सट्रीम। नेक्स्ट बोलो, जब एक ग्रुप एक कंपनी को ही रिप्रेजेंट करेगा, जैसे अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखें, एक विंडोज का ओएस चलेगा और वो बहुत अलग होगा मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम से, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इन दोनों का हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाएंगे ना, करेक्ट। दोनों का अलग अलग सर्कल बनेगा, वन कंपनी वन सर्कल। चलेगा? सेंस बना? तो ये था स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। क्यों करने? ये डिसाइड करने के लिए भाई कौन सा कंपनी कितना स्ट्रांग है, करेक्ट, और कौन सा कंपनी कितना वीक है। चलेगा ना? देखो, टू डिटरमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनीज। अब नेक्स्ट अगेन लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव्स ऑफ राइवल्स में अपने को कुछ वैसा जानने का नहीं है। फिर आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6, की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर्स फॉर चेंज, ड्राइविंग फोर्स, वो इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग इंपॉर्टेंट, और लास्ट तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स, की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ तो भी फैक्टर्स होना होगा ना, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेस। उसी को हम लोग बोलते हैं KSF। KSF आर फैक्टर्स विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। नाम में देख लो ना, की सक्सेस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स विच आर की यानी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी, करेक्ट। क्या एग्जांपल्स हो सकता है, ये लाइन ध्यान रखना। अगर एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो RPC में पढ़ना होगा। आर माने बोलो ना, आर माने रिसोर्सेज, रिसोर्स होगा तब सक्सेसफुल बन पाएंगे, पैसा होना चाहिए तभी इन्वेस्ट करेंगे। और P प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट में अच्छा फीचर्स होना होगा तब जाके वो सेल हो पाएगा मार्केट में। C कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज, या हाँ कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज, जो अभी आगे पढ़ेंगे। डन। इसके बाद अब की सक्सेस फैक्टर ही तो रीजन होगा ना प्रॉफिट या लॉस में, और ये वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड टाइम टू टाइम। अलग इंडस्ट्रीज में अलग KSF चलेगा और अलग अलग टाइम पे KSF भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक एग्जांपल दिया यहां पे क्लोथ, ये क्या बोलते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री का, गारमेंट इंडस्ट्री का। वहां पे KSF क्या है, अपीलिंग डिजाइन्स। अच्छा डिजाइन होगा तभी हम लोग कपड़ा खरीदेंगे ना, और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। गंदा संदा कॉम्बिनेशन नहीं खरीदेंगे। उसके बाद लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी होना चाहिए। अगर वो लो कॉस्ट बना रहे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, करेक्ट। टाटा स्टील का KSF तो यही है ना, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। वो इतने कम दाम में स्टील बनाता है, कोई और उससे सक नहीं सकता। सेंस बन रहा है? क्लैरिटी है? अब आ जाओ क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिव। यहां कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पहला 6 फैक्टर को एनालाइज किया, यहां पे हम लोग कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव माने प्रॉफिट का यहां पे स्कोप है, हम लोग पैसा कमा सकते हैं। अनअट्रैक्टिव माने नहीं कमा सकते, लॉस हो जाएगा। तो यहां क्या किए, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अट्रैक्टिवनेस एंड अनअट्रैक्टिवनेस। चलेगा? तो बस यही है, देखो। और ये मेजर ऑफ जो अट्रैक्टिवनेस का बात कर रहे हैं ना, ये कभी भी सेम नहीं होगा हर एक कंपनी के लिए। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो गया, उसको अट्रैक्टिव लगा होगा, हो सकता है अगर कोई और कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करे, उसको अनअट्रैक्टिव लगे। समझ में आया? सोच का बात है ये। डन? क्लियर है यहां तक? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये इसके साथ अपना एक्सटर्नल एनालिसिस डन। अब आते हैं इंटरनल एनालिसिस में, सिर्फ 2 चीज था, क्या क्या, कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पहले चलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो है पेज 30। पेज 30 देखो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन सब चीज को कैसे करना है, बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स को देखना है। पहला, इट इज एन एज ओवर राइवल्स। कॉम्पिटिटर्स से क्या फायदा है, एज ओवर राइवल्स। नेक्स्ट, अचीव द एडवांटेज ओवर, सेम चीज बोला, अचीव द एडवांटेज ओवर राइवल्स। कैसे एडवांटेज मिलेगा, अगर हम लोग उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, व्हेन अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी, तब जाके उसको फायदा मिला।
करेक्ट। तो पहला एज ओवर राइवल, राइवल से बेटर करना है। नेक्स्ट अचीव्ड एडवांटेज कैसे आएगा, जब उसका उस कंपनी का प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री, चलेगा। और एज पर माइकल पोर्टर, पहला इंसान जिसको हम लोग यहां गाली देना चालू किए थे, एज पर माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आएगा, दो तरीके से, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप किसका था, टाटा स्टील। टाटा स्टील बेटर होगा। एमआई में एक झोल आता है, वो हम लोग बाद में देखे थे ना, वो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी में चले जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका टाटा स्टील मार्क करके रखना। टाटा स्टील लो कॉस्ट लीडरशिप से ही इतना आगे चला गया। डीकैथलॉन, मैकडॉनल्ड्स, ये सब कॉस्ट लीडरशिप में है। और डिफरेंशिएशन में एप्पल, इनोवेशन की वजह से, चलेगा। टेस्ला बोल सकता है, बिल्कुल चलेगा। अब कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है दो सोर्सेज से। क्या क्या, कहां से आता है, एक आता है रिसोर्सेज से, दूसरा आता है कैपेबिलिटीज से। रिसोर्सेज मतलब क्या, रिसोर्सेज मतलब समथिंग विच वी ओन, जो हम लोग के पास है, या तो टैंजिबल हो सकता है या इनटैंजिबल हो सकता है। और कैपेबिलिटीज क्या, जब हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं तब कैपेबिलिटी बनता है। और इसके लिए हम बहुत एकदम सटीक एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे, क्लियर कट, दिमाग वाला, याद है ना। होता तो दिमाग सबके पास है, रिसोर्स, पर यूज उसको सब नहीं कर पाते, कैपेबिलिटी। समझ में आया ना, करेक्ट है ना। तो ये था, अपने ऊपर मत लो कोई, अरे मेरा आंख का वैसा मतलब वो जनरल था, ठीक है ना। तो रिसोर्स माने समथिंग विच वी ओन, और कैपेबिलिटी मतलब जब हम लोग रिसोर्सेज को यूज करके कुछ बना पाते हैं, चलेगा। हम क्या पता, देखो तो रिसोर्स में दो टाइप का आता है, एक टैंजिबल रिसोर्स, दूसरा इनटैंजिबल रिसोर्स। टैंजिबल रिसोर्स क्या है, कैश रिजर्व हो सकता है, एप्पल और आईटीसीएल बहुत पैसा है। दूसरा प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, एमआई का जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्स है। इनटैंजिबल रिसोर्सेस, इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उधर आएगा। इनोवेशन जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पेटेंट्स, कोई भी चाइल्ड वैक्सीन इंडिया में बना सकता है, नहीं, सिर्फ एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड वैक्सीन बना रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको पेटेंट मिल गया था, करेक्ट है। तो इनोवेशन इनटैंजिबल रिसोर्स है। रिलायंस किसके वजह से है, मुकेश अंबानी की वजह से, वो इनटैंजिबल रिसोर्स, करेक्ट। ऐसे तो नहीं ना हम लोग खरीद सकते हैं जाके, करेक्ट है ना। हाँ एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एलिमेंट आ रहा है ना, बोलो चलेगा। मैनेजरियल कैपेबिलिटी, उनके दिमाग से रिलायंस इंडस्ट्रीज बन पाया, समझ में। और कैपेबिलिटी में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन चेन वो बनाया है ना, करेक्ट। डेल का हम लोग जो देखे थे एनबीडी सर्विस पॉलिसी, नेक्स्ट बिजनेस डे वाला कस्टमर सर्विस, वो बनाया है ये चीज को, कैपेबिलिटी, करेक्ट। उसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, एप्पल के केस में, तो वो एक क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी का काम करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद बाकी तो ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी अगर यूज करे, जैसे लेंस कार्ट, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है उसका, तो ह्यूमन एलिमेंट खत्म है, कोई एरर्स होगा नहीं, बहुत फास्ट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो कैपेबिलिटी। सेंस बना। रिसोर्स और कैपेबिलिटी से मिला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज परमानेंट होगा क्या, परमानेंट तो नहीं होगा, कॉपी ये हो जाएगा। द क्वेश्चन इज कब तक कॉपी हो कब तक कॉपी नहीं हो उतना बेटर, जब तक कॉपी नहीं होगा तब तक फायदा है। और इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डाइट, DIAT। डी से क्या था, ड्यूरेबिलिटी, आई से इमिटेबिलिटी, ए अप्रोप्रिएबिलिटी, और टी ट्रांसफरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ऑब्सोलेसेंस, रेट ऑफ डेटोरेशन। जैसे टेक्नोलॉजी के केस में नोकिया का टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया, अब कोई यूज नहीं करेगा वो, तो क्या नोकिया ड्यूरेबल, नोकिया का टेक्नोलॉजी ड्यूरेबल था, नहीं था। जो चीज चेंज हो सकता है वो ड्यूरेबल नहीं होगा, करेक्ट है। जहां पे इनोवेशन बहुत आ रहा है, तो हायर द ड्यूरेबिलिटी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा या कम, ज्यादा। अगर ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा है, लंबा टिकेगा। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेट से कोविड का 5 साल का वैक्सीन मिला, तो सिर्फ 5 साल के लिए वैक्सीन बना पाएगा ना, करेक्ट। अब उसके बाद अगर वो रिन्यू हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसका 5 साल बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म। क्लैरिटी है, ड्यूरेबिलिटी ऑब्सोलीट हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। आई
इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी मतलब क्या, कॉपी कर लेना, दूसरे को देख के हम लोग बना देंगे, करेक्ट। तो अगर हम लोग बना पाए, अब हम लोग भी बना पाएंगे, इफ इट कैन बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एडवांटेज लोअर। वो कुछ नहीं, अब जैसे चाय का दुकान, उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या, देख के तो कोई भी बना सकता है ना, करेक्ट। तो हाउ इजीली एंड क्विकली कैन कॉम्पिटिटर्स बिल्ड द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, कितना इजीली वो कॉपी हो सकता है। अगर बहुत इजीली कॉपी हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। लोअर द इमिटेबिलिटी, हायर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, करेक्ट है ना। नेक्स्ट, जैसे कोविड वैक्सीन, अगर वैक्सीन बनाएगा, हम लोग चाह के भी वैक्सीन बना सकते हैं क्या, नहीं, उसके पीछे अलग R&D चलेगा। फिर अप्रोप्रिएबिलिटी, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते ना डीबी देसाई का, वो पीडब्ल्यूसी के पार्टनर थे, जहां जहां वो छोड़ के आए सारा का सारा क्लाइंट्स को वो ले गए। तो इसका मतलब क्या वो पार्टनर्स क्लाइंट्स पीडब्ल्यूसी के वजह से थे कि डीबी देसाई की वजह से थे, डीबी देसाई की वजह से थे। तो पीडब्ल्यूसी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि डीबी देसाई का था, डीबी देसाई का था। तो क्या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीडब्ल्यूसी के लिए लॉन्ग लास्टिंग है, नहीं, वो तो सिर्फ तब तक है जब डीबी देसाई है, जिस दिन वो गए सारा क्लाइंट चले गए, करेक्ट है। तो अप्रोप्रिएबिलिटी मतलब समझा, ये जो फायदा हो रहा है, पीडब्ल्यूसी को जो फायदा हुआ वो किसके वजह से था, पीडब्ल्यूसी के नाम के वजह से था, नहीं, डीबी देसाई की वजह से था। तो अप्रोप्रिएबिलिटी, किस रिसोर्स के बेसिस पे आप अपने रिटर्न्स को ला रहे हैं, बात समझा, करेक्ट है ना। और लास्ट में आया टी, ट्रांसफरेबिलिटी, रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, करेक्ट। कितना इजीली अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टेलीकॉम बिजनेस में जा सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेक्ट्रम लाइसेंस बहुत इजीली नहीं मिलेगा, करेक्ट, उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, क्योंकि जियो और एयरटेल के पास स्पेक्ट्रम्स है, करेक्ट, वो लोग सेल नहीं करेंगे, वो लोग देंगे ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। सेकंड, आयरन ओर, टाटा स्टील के पास आयरन ओर का कंट्रोल है, तो वो स्टील बना पा रहे कम दाम में। अगर हम लोग को स्टील बनाना आयरन ओर किससे लेंगे, टाटा स्टील से लेंगे, क्या वो कम दाम पे देगा, नहीं देगा, वो तो ऑब्वियस सा बात है ज्यादा दाम पे देगा, और हम लोग स्टील फिर कम दाम में बना पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है, बात समझा। तो ये था ट्रांसफरेबिलिटी, डी ड्यूरेबिलिटी, आई इमिटेबिलिटी, ए अप्रोप्रिएबिलिटी, टी ट्रांसफरेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक चीज चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंस। और पहले तो ये डायग्राम देख लो, पेज नंबर 26, डायग्राम देखो। रिसोर्स और कैपेबिलिटी से आया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग बोले थे एज ओवर राइवल्स, अचीव्ड एडवांटेज, हायर प्रॉफिट्स देन इंडस्ट्री एवरेज, करेक्ट। अब कोर कॉम्पिटेंस में क्या होता है, वो किसी भी एक रिसोर्स या एक कैपेबिलिटी से नहीं बनता, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखो ऊपर में लिखा है कोर कॉम्पिटेंसीज, सेकंड पॉइंट पढ़ना, कोर कॉम्पिटेंसी कैसे आया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, इसके कॉम्बिनेशन से कोर कॉम्पिटेंस बनता है, और रादर देन इंडिविजुअल स्किल, करेक्ट। तो किसी सिंगल रिसोर्स या कैपेबिलिटी से नहीं, कैसे, कॉम्बिनेशन से। और जब कॉम्बिनेशन से बना तो इसको क्या बोलेंगे, क्या ये भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है। फर्क क्या है, फर्क क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई एक रिसोर्स कैपेबिलिटी से बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन से बनेगा। नेक्स्ट, कोर कॉम्पिटेंसी इज ऑल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई फर्क नहीं यहां पे, पर हाँ यहां पे छोटा सा फर्क इतना है कि कोर कॉम्पिटेंस विल बी डिफिकल्ट टू इमिटेट। फर्क क्या है, फर्क है 3, MIC याद है। अगर गूगल माइक बनाने चले जाए उसको कोर कॉम्पिटेंस बोलेंगे, नहीं, वो तो उसका एक्सपर्टीज नहीं है ना। तो M मतलब क्या, वैरायटी ऑफ मार्केट। अगर ऐसा कुछ हम लोग कर पाए जिस वजह से वैरायटी ऑफ मार्केट, अलग अलग मार्केट का एक्सेस मिले, तब हमारे पास कोर कॉम्पिटेंस है। नेक्स्ट, I इमिटेबिलिटी नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमिटेट, अगर वो कॉपी नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास कोर कॉम्पिटेंस है। C कस्टमर बेनिफिट, अगर कस्टमर को लग रहा है कि हाँ अच्छा बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो हमारे पास कोर कॉम्पिटेंस है। एक्सेस टू मार्केट्स, कोका कोला हर मार्केट में है, करेक्ट, उसको उसके फॉर्मूला के वजह से हर मार्केट का एक्सेस मिला है। I इमिटेबिलिटी, कॉपी होगा वो नहीं। C कस्टमर बेनिफिट्स, कस्टमर को अच्छा ही लग रहा है ना, तभी तो दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग भी लिए जा रहे हैं,
करेक्ट। गूगल, टेस्ला, ये सब का एग्जाम्पल देखे थे, सेंट बना। तो बस इसमें MIC ही ध्यान रखना और उसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। देखो पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर कॉम्पिटेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोर कॉम्पिटेंस है या नहीं, कैसे, MIC। वापस यहां पे कहां पे कोर कॉम्पिटेंस मिलेगा, फिर से सेम चीज, MIC। M मतलब क्या, अलग अलग मार्केट में अगर कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है तो कोर कॉम्पिटेंस है, एक्सेस टू मार्केट्स, इट ओपन्स अप पोटेंशियल मार्केट्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, करेक्ट। I, इमिटेशन। इमिटेशन कैसे नहीं होगा, अगर हम लोग कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे, कुछ अलग प्रोवाइड करेंगे तब कॉपी नहीं होगा ना, सेम अगर सब लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो कॉपी हो ही गया ना, करेक्ट। तो ये इसीलिए यहां पे नाम बस अलग कर दिया, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। पर ये क्यों किया गया, ताकि डिफिकल्ट टू इमिटेट बनाया जाए, इमिटेशन पॉसिबल नहीं हो, इट इज यूनिक एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट। जैसे एग्जांपल टेस्ला और गूगल, तो यहां पे और फिर C, कस्टमर बेनिफिट्स, इट प्रोवाइड फंडामेंटल बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स। यहां तक आ रहे, कंफर्ट है ना। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा सर भारी लग सकता है, पर ठीक है, ये खत्म होने के बाद आगे सब लॉजिकल चलता है। लास्ट, कोर कॉम्पिटेंस दो जगह से आता है। एक, एक्चुअल का कोर कॉम्पिटेंस हम लोग क्या देखे थे, वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे ऑपरेट करता है, याद आ रहा है, क्लास में डिस्कस किया हुआ। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, यानी वो हम लोग से तो कैश में सेल होता है, तुरंत पैसा ले लिया हम लोग से, पर अपने क्रेडिटर्स को 2-3 महीना बाद पैसा देगा, तो बीच में वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हुआ ना। एज करंट एसेट्स में कुछ नहीं है और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स खड़ा ही है, डेटर्स है क्या कुछ नहीं, तो डेटर और क्रेडिटर के बीच में डिफरेंस नेगेटिव है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे कमा रहा है, तो इसका फाइनेंस फंक्शन। नेक्स्ट, इसका मार्केटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत बड़ा है, कोर कॉम्पिटेंस बना सकता है उसकी वजह से। फिर कोर कॉम्पिटेंस मतलब वॉट एवर अ कंपनी डज बेस्ट, जैसे टाटा स्टील अगर बनाना है, कौन सबसे बढ़िया कर सकता है, टाटा स्टील सबसे कम दाम में बनाएगा, कोर कॉम्पिटेंस, करेक्ट। क्या उस चीज को हम लोग इमिटेट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, चलेगा। अब आता है कोर कॉम्पिटेंस का, यहां पे कोर कॉम्पिटेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग है कितना नहीं, वो कैसे पता चलेगा, क्राइटेरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंस है। यहां पे क्या है, क्राइटेरिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से हम लोग को कोर कॉम्पिटेंस मिल रहा है। फर्क समझना, अभी जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में पढ़े थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहां पे बात आएगा क्राइटेरिया पे। तो ये जो दो चीज को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा क्राइटेरिया और हम लोग लिख दिए डाइट वाला पॉइंट तो गलत हो जाएगा, भले ही डाइट सही होगा पर क्वेश्चन में सही आंसर नहीं बैठा। तो अगर क्वेश्चन पूछा क्राइटेरिया क्या लिखना है, VRIN फ्रेमवर्क। वी माने वैल्यूएबल होना चाहिए कंपनी के लिए, मतलब वो कस्टमर्स को फायदा पहुंचाए, वैल्यूएबल हो। R, रेयर हो, सिर्फ कंपनी के पास है या कुछ और लोगों के पास है, सबके पास अगर है तो फायदा नहीं होगा ना। I, इमिटेट नहीं हो सके, डिफिकल्ट टू इमिटेट, कॉस्टली टू इमिटेट। और N, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, यानी इस चीज का कोई और सब्सटीट्यूट नहीं हो, करेक्ट। तो यहां क्या पढ़े हम लोग, क्रिकेटर बनने के लिए विन जिम का क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा और प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो विन माने क्या, क्राइटेरिया, और डाइट माने क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वी, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट, इमिटेट वाला पॉइंट हुआ। एन, नॉन सब्सटीट्यूटेबल। डाइट में डी, ड्यूरेबल, इमिटेबल, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, चलेगा, परफेक्ट। लास्ट लाइन बस ये ध्यान रखना केस स्टडी के लिए, क्या अगर कोई कैपेबिलिटी, कोई भी रिसोर्स या कैपेबिलिटी VRIN फ्रेमवर्क को सेटिस्फाई करता है, माने वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कोर कॉम्पिटेंस बोलेंगे ना। तो इट विल बी नोन एज कोर कॉम्पिटेंस एंड दैट इज द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चलेगा। ये हर केस स्टडी में चिपका देना है, डन। अब ये था अपना कोर कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट। अब इसमें और ये बीच में मार्किंग नियम बस बता देता है इसमें क्या है। एक वैल्यू चेन, तुम लोग सुना है वैल्यू चेन, पेज 33 में डायग्राम बनाया था। वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं इसको, पेज 33 में जो डायग्राम है वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं। यहां एप्पल अगर आईफोन बना रहा है तो उसका खर्चा कितना लगेगा, लेट्स से कितना, 20,000 रुपया खर्चा लगा आईफोन बनाने का, ये था एप्पल के लिए उसका कॉस्ट। अब इसमें हम लोग गौरव का एग्जाम्पल लिए थे ना, हाँ
गौरव बदनाम होता। हाँ, एप्पल आईफोन तो बनाया 20,000 रुपया में, पर उसका बेचने का प्राइस क्या था? अब थोड़ा दोगला वाला फील आ रहा है। अब उसका बेचने वाला प्राइस क्या था? 1 लाख रुपया, करेक्ट। पर गौरव खरीदा क्यों? 2 लाख का। वो खरीदा क्यों? क्योंकि उसको लगा 2 लाख का इज्जत मिलेगा इससे। शिट यार, एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए था, सॉरी। क्योंकि उसको लगा, बोलो ना, 2 लाख का इज्जत मिलेगा। तो 20,000 था एप्पल के लिए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, 1 लाख था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज कंपनी का मार्जिन, करेक्ट, फर्म्स मार्जिन। पर कस्टमर के लिए वो क्या था? वैल्यू क्या था? 2 लाख। परसीव्ड वैल्यू, उतना का वैल्यू इज्जत मिलेगा। और दिए कितना? 1 लाख। भाई 65 लाख क्या बोल रहे हैं? वो तो क्रेडिट मिल के आया ना। 1 लाख, तो 1 लाख क्या था? प्राइस। डिफरेंस क्या है? ये 2 लाख माइनस 1 लाख, कस्टमर बेनिफिट। इतना हम लोग को परसीव्ड बेनिफिट मिला, करेक्ट है ना? चलेगा? डन है। तो कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू। अब वैल्यू क्या चीज के लिए लोग पैसा देंगे? वैल्यू क्या है? द प्राइस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। एक्चुअल प्राइस नहीं, वो एक्चुअल प्राइस तो सेलिंग प्राइस है, बट वैल्यू इज द प्राइस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। वो देने को रेडी है। और क्यों देने को रेडी होगा? कि कोई क्वालिटी, कोई फीचर्स, कुछ एट्रीब्यूट, कुछ तो ऐसा होगा, ड्यूरेबल होगा मे बी, या उसका परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड होगा, जिसकी वजह से कस्टमर पैसा देने को रेडी है। डन? चलेगा? और बस यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। ये जो एक्सेस अमाउंट विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे, वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, ये कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हुआ। अब देखो, 2 पन्ना पीछे आओ, यहां पे इसी वैल्यू चेन को हम लोग एनालाइज करते हैं पेज 27 में। वैल्यू चेन एनालिसिस, यहां क्या किया जाता है? वैल्यू चेन तुम लोग समझते हैं? कंपनी का पूरा सप्लाई चेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द कस्टमर, करेक्ट। ये पूरा वैल्यू चेन इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है? कुछ एक्टिविटीज होगा कंपनी के अंदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एक्टिविटीज होगा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे सप्लायर और कंज्यूमर, करेक्ट। इसको बस एनालाइज कर रहा है कि हम लोग का कौन सा एक्टिविटी ऐसा है जिसमें वैल्यू ऐड हो रहा है, इसको असेस करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पे मेन इसमें यही जानना है बस। प्राइमरी एक्टिविटीज कुछ होगा और कुछ सपोर्टिंग या सेकेंडरी एक्टिविटीज होगा। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है? जो ईएस में पढ़ा हुआ है, प्राइमरी प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी जो कस्टमर से डील करता है, जो कस्टमर से डील करता है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे परचेज, पहले हम लोग परचेज किए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस किया, प्रोडक्शन का काम। अरे तुम लोग अभी रिलेट नहीं होगा, बहुत पहले चैप्टर 1 में करे थे। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो क्या हुआ? याद आ जाएगा, ऐसे ऑफ हैंड नहीं याद आता है बाबा। अरे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस 3 टाइप का। वो एक ऐसे बीच में अचानक में चिंगारी लगे तो नहीं लगे, ऐसे नहीं होता है। इधर आओ इधर। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है? सबसे पहला परचेज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर ऑपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, और लास्ट में सेल करेंगे। सेल करने के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी होगा। जब सेल करने के लिए शोरूम में जाएगा तो मार्केटिंग सेल्स करना पड़ेगा, और सेल करने से काम खत्म। आफ्टर सेल्स यानी रिपेयर वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर, रिपेयर, जैसे अगर मान लो एसी सेल किया तो इंस्टॉलेशन, रिपेयर वगैरह का काम चलता रहेगा, करेक्ट। ये था प्राइमरी। अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है जो प्राइमरी को सपोर्ट करेगा? क्या क्या? जैसे पहला प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट किसको सपोर्ट किया? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, परचेज को। अगर परचेज कर रहे हैं तो भाई प्रॉपर क्वालिटी का गुड्स हो, सही टाइम पे आए, ये सब चीज देखेंगे ना, क्वालिटी एंड टाइम, ये सब चीज को इंश्योर करेंगे, प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, आईटी यूज करना पड़ेगा सारा काम करने के लिए, तो ज्यादा एफिशिएंसी होगा, मिलेगा या नहीं। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सपोर्टिंग में अकाउंटिंग फाइनेंस होना चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग हो, आईटी डिपार्टमेंट हो और एचआर डिपार्टमेंट हो, करेक्ट। तो ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो काम अच्छा होगा, इतना ही बात है। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या 5 चीज? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, गुड्स आया, रॉ मटेरियल आया, ऑपरेशंस प्रोडक्शन वाला स्टेज है, गुड्स बना जिसको हम लोग भेजेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, वहां सेल किया जाएगा, मार्केटिंग सेल्स, एंड लास्ट में कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसको सपोर्ट क्या क्या काम कर रहा है? प्रोक्योरमेंट, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी एंड एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट। इसके बाद एक पॉइंट और आता है मैनेजिंग लिंकेजेस का। अब ये हम लोग वैल्यू चेन पढ़े, क्या हर एक एक्टिविटी हो तो वैल्यू चेन एक दूसरे से लिंक्ड होगा ना, तो यहां पे बस वो लिंकेज का बात किया। क्या देखो, हाँ इसमें ये वाला आ सकता है, बताते हैं इसमें क्या बात किया। देखो लिंकेजेस कुछ वैल्यू चेन इंटरनल कुछ हो सकता है, कंपनी के अंदर का कुछ लिंकेज होगा जिसको हम लोग देखो नीचे इंटरनल लिंकेज बोले। करेक्ट। और कुछ लिंकेज होगा जो सप्लायर और कस्टमर से कनेक्ट करता है, जो कंपनी के अंदर है क्या नहीं, वो एक्सटर्नल है, तो इसको क्या बोले? एक्सटर्नल लिंकेजेस। तो ये इंटरनल लिंकेज और एक्सटर्नल लिंकेज पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल लिंकेज क्या होगा? प्राइमरी, अभी हम लोग पढ़ गए ना प्राइमरी और एक्टिविटी। तो इंटरनल लिंकेज तीन तरह का है। एक लिंकेज बिटवीन टू प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे रॉ मटेरियल आया टाइमली आए तो प्रोडक्शन हो पाए, और फिर प्रोडक्शन टाइमली हो तो सेल टाइमली हो पाएगा। लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज। करेक्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज के बीच में लिखना था तो लिख लो, रॉ मटेरियल डैश देके WIP, प्रोडक्शन डैश देके सेल्स। तो ये सब लिंक्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट बोलो ना, प्राइमरी और सपोर्टिंग एक्टिविटी के बीच में लिंक होना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? सेल करना है ना। सपोर्टिंग में टेक्नोलॉजी है, तो अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके सेल्स पे काम करेंगे तो ज्यादा सेल हो पाएगा या नहीं? जैसे लेंसकार्ट यही तो करता है, ओला उबर यही तो करता है, वो टैक्सी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है बट यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो एफिशिएंसी बढ़ा। करेक्ट। थर्ड, सपोर्ट एक्टिविटी। दो सपोर्ट एक्टिविटी के बीच में लिंक है। एचआर का अटेंडेंस मार्क करने के लिए भी टेक्नोलॉजी अगर यूज करें तो बेटर होगा ना, अटेंडेंस एक्यूरेसी से मार्क होगा, तो बस वही। करेक्ट। तो लिंकेज इंटरनल में क्या था? प्राइमरी रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन हुआ, सेल करेंगे, प्राइमरी। फिर प्राइमरी और सपोर्टिंग या सेकेंडरी के बीच में क्या? सेल कर रहे हैं, सेल्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। करेक्ट, ताकि एफिशिएंसी बढ़े। और लास्ट में सपोर्टिंग के बीच में क्या? एचआर यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी, क्या चीज के लिए? अटेंडेंस को सही से रिकॉर्ड करने के लिए। डन है यहां तक। और उसके बाद एक्सटर्नल लिंकेज का बात हो रहा है। एक्सटर्नल लिंकेज में क्या हो रहा है? सबसे पहला यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो भाई सप्लायर के पास जा रहे, सप्लायर का लिंक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या बोले तो कस्टमर का लिंक है। करेक्ट है ना? तो सप्लायर का लिंक कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स मैटर करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स मैटर करेगा कैसे? क्वालिटी सही होना चाहिए, कॉस्ट कम करने पे ध्यान देंगे सप्लायर का, हाँ या ना? करेक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स मैटर किया। नेक्स्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या हम लोग सप्लायर के बिजनेस में जा सकते हैं? आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। सप्लायर के बिजनेस में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूविंग बैकवर्ड्स इन द वैल्यू चेन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आईटीसी किया था ना, सिगरेट बनाते बनाते अपना ही टोबैको ग्रो किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सिगरेट बनाते बनाते अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ। हम लोग सप्लायर के बिजनेस में या डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में चले गए। करेक्ट। और जब जाएंगे तो क्यों जाएंगे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या? बेटर परफॉर्मेंस करेंगे कैसे? सप्लायर को इन्वॉल्व करो। देखो, इन्वॉल्व सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एट द डिजाइन स्टेज। प्रोडक्ट बनाते समय, डिजाइन करते समय ही डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाओ, पूछो कि क्या ये सेल होने लायक है, और सप्लायर को बुलाओ कि क्या ऐसा रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ये नहीं कि डिजाइन करने के बाद पूछेंगे और फिर वो लोग मना करेगा, टाइम वेस्ट होगा। समझ में आया? तो इंटरनल लिंकेज में तीन क्या क्या? पहले ये बोलो, पहले ये बोलो, वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी माने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आया, प्रोडक्शन होगा, ऑपरेशंस, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स डिलीवरी, वहां से मार्केटिंग, सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस। सपोर्टिंग या सेकेंडरी, पहला प्रोक्योरमेंट सपोर्ट करेगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को, फिर टेक्नोलॉजी एंड एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर। डन। इसके बाद हम लोग गए मैनेजिंग लिंकेजेस में। एक इंटरनल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या? प्राइमरी सेकेंडरी या सपोर्टिंग, और सपोर्टिंग। प्राइमरी में क्या? रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन हुआ और सेल हुआ। करेक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या?
हम लोग सेल तो कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो सेल्स बढ़ेगा ना, एफिशिएंसी बढ़ा। फिर सपोर्टिंग में क्या होगा, एचआर का अटेंडेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके रिकॉर्ड करे ताकि गलती नहीं हो। नेक्स्ट, एक्सटर्नल लिंकेज में पहला सप्लायर का परफॉर्मेंस बेटर करना है, वो टाइमली कुछ भेजे, क्वालिटी के साथ भेजे, कॉस्ट को कम करे। नेक्स्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन, हम लोग जाएंगे सप्लायर के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में, करेक्ट। और थर्ड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिजाइन करते समय ही डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व कर लो और इधर सप्लायर को इन्वॉल्व कर लो। डन। इसके साथ अपना इंटरनल एनालिसिस भी डन है। तो अभी तक देख लिया एक्सटर्नल का तीनों टूल्स, इंटरनल का दोनों। अब जाके हम लोग के पास क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स रेडी है, पूरा रेडी है। अब हम लोग को करना है मैच करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग का स्वॉट आ रहा था, स्वॉट आगे है शायद, ये रहा पेज 43, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट माने क्या, एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट। आईटीसी और एप्पल का यहां हम लोग स्वॉट एनालिसिस बनाए थे, याद है। स्ट्रेंथ क्या है आईटीसी के केस में, वो उसका अपना फार्मर नेटवर्क है, बैलेंस शीट में बहुत पैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट है कि भाई इतना ज्यादा जीएसटी और एक्साइज जो पे कर रहा है वो सिगरेट पे, करेक्ट। और वर्कर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं क्योंकि उनका एज ग्रुप बड़ा है आईटीसी के केस में। वीकनेस क्या है, वो टोबैको पे डिपेंडेंट है। दूसरा, लैक ऑफ यंग ब्लड, मतलब इनोवेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस से काम चले आ रहा है पर इनोवेशन नहीं है। फिर और इसमें चलो इसमें और नहीं आएगा, हटाओ। अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या है, टूरिज्म में ग्रो कर सकता है, टूरिज्म चल रहा है तो होटल इंडस्ट्री उसका बेटर होगा। एजुकेशन में ग्रो किया तो क्लासमेट अच्छा होगा और एफएमसीजी के लिए आशीर्वाद आटा वगैरह सब है। तो इनकम बड़े लोगों का ये चीज है, समझ में आएगा। और थ्रेट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी, टोबैको बैन अगर हो गया तो दिक्कत है। फिर टैक्स अगर वो बढ़ा दे तो मॉनेटरी लॉस है इसके लिए। और चीप कंपटीशन है, सॉरी कंपटीशन तो महंगा हो सकता है पर सब्सटीट्यूट चीप होगा। कंपटीशन मतलब समझा, दूसरा कंपनी जो सिगरेट बना रहा है मालबोरो और चीप सब्सटीट्यूट माने बीड़ी, चलेगा। ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। और आज के दिन सबको हेल्थ अवेयरनेस बनना है, 2 दिन के लिए भाई सही, पर वो जोश एक बार आता है। तो इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस में लोग बोलेंगे सिगरेट तो ऑब्वियसली उल्टा चलेगा ना, करेक्ट है। मुकेश का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, चलेगा। इसके बाद बोलो स्वॉट एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। 3, सबसे पहला, क्या ये एक फ्रेमवर्क बताया फैक्टर्स का, लॉजिकल फ्रेमवर्क दे दिया कि चारों फैक्टर्स अपने को बता दिया, स्वॉट, स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट्स क्या। सिस्टमैटिक साउंड एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट, क्या हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को मैच करेंगे किससे, स्ट्रेंथ या वीकनेसेस से, करेक्ट। मैच कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, सही स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन या आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करेगा। डन है बात यहां तक। बोलो सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्या है, पहला लॉजिकल फ्रेमवर्क बना रहा है फॉर फैक्टर्स, स्वॉट SWOT। फिर SW को OT के साथ मैच करना है, कंपेयर करना है, मैचिंग या कंपेयरिंग, कंपैरेटिव अकाउंट। थर्ड, स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन या फॉर्मुलेशन के लिए गाइड करता है, हेल्प करता है, चलेगा। और इसमें और मतलब अब ये सब थोड़ा देखने का बस एक बार। स्ट्रेंथ माने क्या, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, कुछ तो कैपेबिलिटी है, पीछे वाला पेज 43, इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जो एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। वीकनेस माने क्या, कोई लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से डिसएडवांटेज है। और अपॉर्चुनिटी माने क्या, कोई फेवरेबल कंडीशन है मार्केट में, या थ्रेट माने क्या, अनफेवरेबल कंडीशन है मार्केट में। इसके बाद अब ये तो एग्जांपल्स है, ये तो अपने डिस्कस कर ही चुके हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये एक बार रीड करना था तो करना, वरना अपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल से कवर कर चुके हैं। ब्रॉडली बोले तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ब्रांड वैल्यू या पैसा बहुत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर और कस्टमर सर्विस अच्छा प्रोवाइड अगर कर रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, उसके बाद में अपना खुद का रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, अपने रॉ मटेरियल नेटवर्क अपना है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन अपना है, देख लो यहां पे यही सब है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड कर पा रहे, लो कॉस्ट में बना पा रहे, इनोवेशन टीम अच्छा है, मार्केटिंग सॉलिड है, यही सब चीज। इसका ऑपोजिट हो जाएगा वीकनेस में। अपॉर्चुनिटीज में क्या होगा,
मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी है, जैसे इंटरनेट का ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, ये सब अपॉर्चुनिटी है ना, करेक्ट। एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल हो रहा है। एलपीजी 1991 अपॉर्चुनिटी भी था बहुत कंपनीज के लिए, करेक्ट। थ्रेट क्या होगा? कंपटीशन, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो अपने कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल है, वो सब हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अनफेवरेबल हो जाए, समझ में चलेगा। इसका कुछ इंप्रूवमेंट आता याद है? टाउज मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग 3 लोग को गाली दे दिए। एक दिया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, किसको? माइकल पोर्टर। दूसरे दिए कोर कॉम्पिटेंस में 2 लोग को, सीके प्रहलाद और गैरी हमेल। शायद बोलना भूल गया था ना ये, हाँ सॉरी, सीके प्रहलाद और गैरी हमेल। चौथा यहां पे आ रहा है टाउज, हाइंस वीरिक। बस स्पेलिंग देख लेना एक बार, और लिखना नहीं है, एमसीक्यू में आएगा तो बस इतना पता होगा ना। अरे वो केचप आता था ना, किसका? इसका ही तो आता था, हाइंस का केचप आता था ना शायद, वैसे याद रखना, टोमेटो वाला, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आता था, हम बोल रहे, हम ये थोड़ी बोल रहे तुम खाता था चाट के, अरे हम तो बोल रहे आता था। चलो, हाइंस वीरिक। क्लास में सोच के बोलना चाहिए, जब मेरे हाथ में माइक है तो। चलो, स्वॉट मतलब क्या? स्वॉट माने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या वो मायोपिक है? मतलब अपने बारे में पहले सोचा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले देखा। नेक्स्ट, टाउज, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स। तो यहां पे क्या हुआ? ये ब्रॉडर इन स्कोप है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे पहले फोकस किया, फिर अपने अंदर झांक के देखा, करेक्ट। तो टाउज इज ब्रॉडर इन स्कोप, स्वॉट इज नैरो या मायोपिक इन स्कोप। अब बोलो, स्वॉट तो खाली बता दिया ये कर लो, खाली प्लानिंग टूल है, पर टाउज सिर्फ बताएगा नहीं, एक्शन टूल है। वो बताएगा, स्ट्रैटेजीज भी बताएगा कि ये 4 स्ट्रैटेजीज है आपके पास, इसमें से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। 4 स्ट्रैटेजीज में क्या देखो, एक तरफ आया स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। बेस्ट केस कहां है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे अग्रेसिव होना होगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटी, अपने पास बहुत पैसा है, फायदा उठाएंगे, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट में थ्रेट है और हमारे पास भी वीकनेस है तो डिफेंसिव, कुछ करके फायदा नहीं है और नुकसान होने का चांस है, तो डिफेंसिव, सर्वाइवल का दिक्कत है यहां पे, करेक्ट। बाकी दोनों में एक जगह आता है कॉम्पिटिटिव, दूसरे जगह आता है कंजर्वेटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या है? जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है पर हमारे पास वीकनेस है, वो वीकनेस ओवरकम करके ट्राई करेंगे। सपोज करो अपॉर्चुनिटी है पर वी डोंट हैव फंड्स, तो वीकनेस है ना, पर बोरो करके अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो प्रॉफिट का स्कोप है बिफोर आवर कॉम्पिटिटर्स, करेक्ट। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और दूसरा, अगर मार्केट में थ्रेट है, आपके पास स्ट्रेंथ भी है, तो भी कोई अभी कुछ नहीं करना है, कंजर्वेटिवली काम करो, वरना लॉस होने का चांस है। तो बेस्ट केस क्या था? अग्रेसिव। वर्स्ट केस डिफेंसिव। दूसरा एक कॉम्पिटिटिव और कंजर्वेटिव। तो पहला दोनों देखो, अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव, ये पॉजिटिव है ना। अग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का बात करता है, और नीचे अगर देखे कंजर्वेटिव एंड डिफेंसिव नेगेटिव है, तो ये थ्रेट्स का बात करता है, करेक्ट है। चलेगा? सेंस बना? 4 वर्ड्स एक बार बोल दो तो, अग्रेसिव, डिफेंसिव, कॉम्पिटिटिव, कंजर्वेटिव, चलेगा। और टाउज एक एक्शन टूल है। 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्वॉट एंड टाउज। स्वॉट क्या है? मायोपिक है क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट पहले फोकस किया। टाउज इज ब्रॉडर इन स्कोप, वाइडर इन स्कोप। फिर नेक्स्ट, क्योंकि वो एक्सटर्नल का पहले लिया। फिर नेक्स्ट, स्वॉट एक प्लानिंग टूल है, टाउज एक एक्शन टूल है कि वो स्ट्रैटेजी बता के दे रहा था। डन यहां तक? चले आगे। इसके बाद अपना ये दोनों भी हो गया, स्वॉट एंड टाउज। फिर थर्ड अपना आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। इसको एक बार देख लेते हैं, पेज 33। पोर्टफोलियो मतलब क्या? पेज 33, पोर्टफोलियो मतलब क्या? पोर्टफोलियो माने जितना भी, कोई कंपनी जितने भी प्रोडक्ट या बिजनेसेस में एग्जिस्ट करता है वो उसका पोर्टफोलियो है ना। तो बिजनेस या मार्केट या प्रोडक्ट वो कहां कहां एग्जिस्ट करता है, वो उसका पोर्टफोलियो है। क्या होगा यहां पे? तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? अब अगर वो किसी प्रोडक्ट में, किसी मार्केट में, वहां पैसा लगेगा ना, वहां इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगे
प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में लगे, इसके लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस जरूरी है। तो बस इन्वेस्टमेंट्स करने में काम आएगा, कहां पे, रिसोर्स को चैनलाइज करने में। बेस्ट जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है वहां पे अगर पैसा लगाए तो फायदा ज्यादा है, करेक्ट। और नॉन प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को क्या किया जाए, बंद कर देना ज्यादा फायदा है, करेक्ट। तो देखो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, पहला एक टूल होता है एसबीयू कॉन्सेप्ट, वो हम लोग चैप्टर 7 में डिटेल में देखते हैं। फिर एक एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस कर्व में क्या बोल रहा है, जैसे टाटा स्टील, जब टाटा स्टील शुरू में बना होगा तो वो लो वॉल्यूम पे ऑपरेट किया, कॉस्ट हाई रहा होगा, फिर धीरे धीरे वो सीखा स्टील कैसे बनाते हैं, ज्यादा एक्सपर्टीज गेन किया स्टील में, बेटर टेक्नोलॉजी यूज किया, इसके वजह से क्या हुआ, उसका कॉस्ट कम होता चला गया जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा, करेक्ट। जैसे वॉल्यूम बढ़ा उसको एक्सपीरियंस कर्व का फायदा हुआ ना, और बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम किया। तो यही है यहां पे देखो, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन एज अ फर्म एक्यूमुलेट्स, एक्सपीरियंस फैक्टर्स में देखो क्या होता है, पहला जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा लर्निंग कर्व इफेक्ट आ रहा है, वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज किया तो इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट कम होगा। और इससे फायदा क्या आता है, एक फायदा, क्या हम लोग स्टील इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इतना कम कॉस्ट में स्टील नहीं बनेगा, तो बैरियर टू एंट्री का काम किया ना टाटा स्टील का, लो कॉस्ट इज एक्टिंग एज अ बैरियर टू एंट्री, वो हम लोग को स्टील बनाने से रोक देगा, समझ में, डन है। तो और इसके बाद थर्ड आया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग ये ग्राफ से किए थे, क्या 4 स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, एक तरफ नीचे टाइम, दूसरा सेल्स। जब नया नया कोई प्रोडक्ट आया उसको बोले इंट्रोडक्शन, फिर उसका ग्रोथ स्टेज होगा, एक मैच्योरिटी आएगा और डिक्लाइन होगा, मतलब कब पैदा हुआ कब सल्टा, वो पूरा 4 फेजेस चलेगा। अब जब उसका इंट्रोडक्शन आया तो क्या करेंगे, उसको ऑल्सो नोन एज स्लो सेल्स ग्रोथ। यहां पे क्या है, लोगों के मन में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो लो डिमांड आएगा ना, लो डिमांड, और अभी कॉस्ट ज्यादा लगा है, कॉस्ट हाई था क्योंकि R&D करके प्रोडक्ट तो बना लिए, पर डिमांड लो आ रहा है, प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा है, डिमांड कम है, इस वजह से प्रॉफिट बहुत कम होगा ना, प्रॉफिट बहुत कम होगा। और कॉम्पिटिटर्स होंगे यहां पे नहीं, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट आया, अभी कॉम्पिटिटर जब तक मैं समझेगा हम लोग और आगे चले जाएंगे, करेक्ट। कस्टमर के मन में अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। अब सेकेंड स्टेज जब ग्रोथ फेज आता है, तब कस्टमर के पास भी नॉलेज आया, इसको हम लोग पहले बोले क्या, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। वहां स्लो सेल्स आ रहा था, स्लो सेल्स ग्रोथ, यहां पे है रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब जो कस्टमर्स है वो हम लोग को एक्सेप्ट करने को रेडी है, हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने को रेडी है, रैपिडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर का नॉलेज बढ़ेगा तो उसको प्रोडक्ट ट्राई करना होगा, डिमांड बढ़ा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन आएगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा हम लोग का कॉस्ट कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ा, क्या प्रॉफिट बढ़ेगा ना, कॉस्ट भी कम हुआ, डिमांड भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ा। अब थर्ड स्टेज आता है मैच्योरिटी का, यहां क्या हुआ, स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ, स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, सेल्स कम नहीं हुआ, सेल्स स्टेबिलाईज हुआ है, ग्रोथ रेट कम हुआ है, करेक्ट, ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0 हो गया, यहां क्या है, स्टेबिलाईज हो गया, मतलब अब टफ मार्केट है, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत आ चुके हैं, और यहां हम लोग को प्रमोशन के थ्रू सेल्स लाना पड़ रहा है, करेक्ट। और लास्ट में क्या होगा, सैचुरेट हो गया मार्केट, बिल्कुल, लास्ट में डिक्लाइन, मतलब सेल्स फॉल कर रहा है, यहां पे ग्रोथ रेट नेगेटिव है, मतलब कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट सब पावरफुल हो चुका है, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में लोग शिफ्ट होने लगे, चलेगा। नोकिया का एक जमाने में वो जन्मा होगा इंट्रोडक्शन, सब लोग के हाथ में नोकिया जब मिला, ग्रोथ, और फिर अब सब लोग जो फोन यूज करे सबके पास नोकिया है, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं, अब मैच्योरिटी आ गया, और लास्ट में डिक्लाइन, जब लोग स्मार्टफोन्स में शिफ्ट हो गए, डीप डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। चारों नाम बोल दो एक बार, ग्रोथ इंट्रोडक्शन को क्या बोले, स्लो सेल्स ग्रोथ, मैच्योरिटी ग्रोथ, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, मैच्योरिटी, स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, और डिक्लाइन शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। अब इसमें सब स्ट्रैटेजी तो मालूम है ना, हम लोग चैप्टर 4 में ऐसे ही पढ़े थे, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में हम लोग एक्सपेंशन फॉलो करते हैं, ग्रोथ, मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करना है बस मेंटेन करना है, और लास्ट में डिक्लाइन में डाइवेस्ट, रिट्रेंच या लिक्विडेट, ये सब फॉलो करते हैं। अभी चैप्टर 4 उसी पर ही है, वो देखेंगे, करेक्ट है ना। अब ये आया बस लास्ट का, अपने को सारा मैट्रिक्स देना है, बात खत्म, चैप्टर डन। बोलो क्या
क्या क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस का टूल्स है हमारे पास? पहला BCG मैट्रिक्स, फुल फॉर्म बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्यों बोला ये? क्योंकि ये कंपनी BCG जो कंसल्टिंग कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया मैट्रिक्स है। ये सीधा मैट्रिक्स पढ़ना है ये सब चीज में। हाँ, मैट्रिक्स क्या करता है ये बोलो? दो वेरिएबल लेगा। क्या दो वेरिएबल? अगेन ये सब चीज कॉन्सेप्ट को समझो, ये सब चीज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को कंपेयर कर रहा है। तो एक तरफ वो क्या ले रहा है? मार्केट शेयर, मतलब स्ट्रेंथ या वीकनेस। हाई माने स्ट्रेंथ, लो माने वीकनेस। दूसरी तरफ वो क्या लिया? मार्केट ग्रोथ माने अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। तो कंपैरेटिव अकाउंट है ना, ये सब मैच कर रहे हैं ना यहां पे हम लोग। क्लियर? तो बोलो बेस्ट केस क्या है? स्टार प्रोडक्ट। स्टार में मतलब चमकता सितारा, कंपनी ग्रोथ भी अच्छा है, शेयर भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल आईफोन, ग्रोथ भी हाई है, आगे कोई फोन यूज करना छोड़ नहीं रहा, ग्रोथ भी हाई है और उसका शेयर भी हाई है। करेक्ट? अब वही अगर अब आज के दिन ग्रोथ हाई है, पर एक जमाना ऐसा आएगा जहां लोग के पास जिसको फोन चाहिए उसके पास फोन है, और फिर लोग बोलेंगे यार अब फोन से इरिटेशन होता है, फोन छोड़ना चालू करेंगे, तो फोन का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तब कहां चले जाएंगे? कैश काउ में। कैश काउ वर्ड हम लोग देखे ना, मिल्क द काउ। जितना हम लोग एक पोजीशन बना चुके हैं अपने लिए, अब बस जितना आ रहा है आने दो और पैसा कमाओ। जैसे आईपैड, इसमें और ग्रोथ नहीं है, बट जो जितना है उतना आईपैड में आता रहेगा, आने दो। और आईटीसी के केस में अगर देखिए तो सिगरेट्स, ग्रोथ नहीं है पर आईटीसी लीडर है उसमें। करेक्ट? लो ग्रोथ हाई शेयर, चलेगा। थर्ड, क्वेश्चन मार्क्स। ग्रोथ हाई है पर हम लोग को नहीं पता कहां जाएंगे क्योंकि अपना शेयर लो है। क्वेश्चन मार्क है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर में। करेक्ट? एप्पल के केस में आई वॉच, हर किसी को स्मार्ट वॉच चाहिए, ग्रोथ तो है पर उसमें एप्पल का शेयर बहुत छोटा है, चलेगा। आई वॉच। तो यहां पे क्या था? दो ऑप्शन है, या तो भाई इसमें और पैसा लगाओ, शेयर बढ़ाओ और स्टार बनो, नहीं तो फिर डॉग प्रोडक्ट बन के उसको लिक्विडेट करना होगा। और डॉग मतलब क्या? तुम्हें तो आता क्यों? हमको याद आ गया ना फिर। डॉग मतलब क्या? अच्छा खासा हम बोला था, ये खुद हंसा। डॉग मतलब क्या? डॉग को हम लोग याद है, हम रिलेट कराया था। डॉग को हम लोग क्यों रखते हैं किसी डॉग को? क्या वो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट है? काऊ तो रेवेन्यू जनरेटिंग होता है, उसका दूध बिकता है, पर डॉग से हम लोग, डॉग रेवेन्यू जनरेटिंग है क्या? नहीं, वो सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए रखा जाता है। वहां पे खर्चा बहुत लगता है। एक डॉग को पालना इज एज इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट? तो उसके भी प्रॉपर खाना, वैक्सीन वगैरह होता है उन लोग का, सब कुछ वैसा चलता है, तो उसके पीछे कॉस्ट लगता है। करेक्ट? तो ये वो प्रोडक्ट है जो कंपनी भी अपने सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए रख के रखा है, पर इसमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। जैसे टाटा जब नैनो बना के सेल कर रहा है, नैनो बिकता है पर वो कोई रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। समझ में आया? तो इसलिए इसको कैश ट्रैप बोले। स्टार मतलब क्या? चमकता सितारा, आईफोन। इसमें या तो आप इन्वेस्ट करिए और जो आया है मार्केट शेयर वो होल्ड करिए, इन्वेस्ट या होल्ड। कैश काउ, यहां और इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, मिल्क द काउ, और इन्वेस्ट मत करो। होल्ड या हार्वेस्ट। हार्वेस्ट समझता ना, जो पहले से कर चुके हैं बस अब उसको आने दो। हार्वेस्ट, होल्ड। क्वेश्चन मार्क ऑल्सो नोन एज दो चीज, प्रॉब्लम चाइल्ड, वाइल्ड कैट। अब इसमें क्या था अभी तक नहीं पता क्या जाएगा। इन्वेस्ट करके स्टार में जाओ, नहीं तो लिक्विडेट या डाइवेस्ट करके डॉग्स में आओ। और डॉग्स हो गया कैश ट्रैप्स, इसमें क्या करना चाहिए? डाइवेस्ट या लिक्विडेट, चलेगा। तो सब क्लियर है ना? देखो, स्टार में हम लोग ग्रोथ फॉलो करेंगे, एक्सपेंशन, इन्वेस्ट करो, बिल्ड करो, होल्ड करो। करेक्ट? कैश काउ में मेंटेन करके रखना है, लेस इन्वेस्टमेंट है लगेगा, और जो मार्केट शेयर है जितना पैसा आ रहा है आने दो, होल्ड या हार्वेस्ट। क्वेश्चन मार्क में मालूम नहीं क्या होगा, तो आइदर आप इन्वेस्ट करके स्टार प्रोडक्ट में जाइए, नहीं तो डाइवेस्ट करके डॉग्स में ले जाओ। और डॉग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश ट्रैप। तो कैश ट्रैप जब है मतलब उसको कैश चाहिए सर्वाइव करने के लिए। करेक्ट? तो इसलिए बेस्ट क्या है? डाइवेस्ट कर दो या लिक्विडेट कर दो, करेगा, चलेगा। तो स्टार, कैश का, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। उसमें प्रॉब्लम चाइल्ड, वाइल्ड कैट, कैश ट्रैप्स, उसमें मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, ये सब वर्ड्स आया ना इस पूरे में। और स्ट्रैटेजीज में क्या? होल्ड, हार्वेस्ट, इन्वेस्ट, बिल्ड या डाइवेस्ट, लिक्विडेट, ये सब चीज, बस ये सब वर्ड्स आना होता है, चलेगा। 100%।
एक क्वेश्चन है, सॉरी यहां पे लिमिटेशन। अब सोच के देखो यहां, मतलब इसके हिसाब से जिस कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा वो कंपनी अच्छा, तो BMW खराब, रोल्स रॉयस खराब, बात समझ रहे? पर ऐसा है क्या? नहीं। तो इसका लिमिटेशन है, ये बहुत मायोपिक है, ये बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे दिया किस पे? मार्केट शेयर पे, पर ये ट्रू पिक्चर प्रोवाइड नहीं करेगा। 1 नंबर 2, इसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर खराब है तो उसको प्रोडक्ट ही बेच दो, मतलब ट्राई भी मत करो कि मार्केट शेयर अच्छा हो। क्लैरिटी आ रहा है? तो वो अनवाइज एक्सपेंशन बोलेगा, बहुत जल्दी बोलेगा तो आप एक्सपेंशन कर लो या बहुत जल्दी डाइवेस्ट कर लो, ट्रू पिक्चर नहीं दे पा रहा है। और तो और ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स को हायर करके कराना पड़ता है, चलेगा ना? तो 3 लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पहला, ये मायोपिक है स्कोप में, क्यों? क्योंकि मार्केट शेयर पे एम्फेसिस डाल देता है, करेक्ट? ट्रू पिक्चर नहीं है। सेकेंड, अनवाइज एक्सपेंशन, बेफालतू का एक्सपेंशन बोलेगा, नहीं तो बेफालतू का डाइवेस्टमेंट बोलेगा, उसमें दिक्कत हो सकता है। थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग है या कॉस्टली प्रोसेस है। डन यहां तक? परफेक्ट। तो ये था BCG। अब इसका इंप्रूवमेंट आया कौन? नहीं, इसका इंप्रूवमेंट आया था GE मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, जो ट्रैफिक लाइट पे चला था, जो तुम लोग को मतलब भी नहीं पता था, रेड ग्रीन येलो या एम्बर, यार पता था क्या? ओके, ठीक है। तो BCG का प्रॉब्लम क्या था? BCG का प्रॉब्लम क्या था? वो स्ट्रेंथ के लिए क्या बोला था? इंटरनल में बोला मार्केट शेयर, पर क्या सिर्फ मार्केट शेयर माने कंपनी अच्छा है बुरा? नहीं, तो यहां पे और सारा फैक्टर्स भी है, सिर्फ मार्केट शेयर नहीं है। मार्केट शेयर के साथ देखो प्रॉफिट मार्जिन, ब्रांड इमेज, रोल्स रॉयस ब्रांड इमेज और मैनेजमेंट कैलिबर, ये सब चीज यहां पे आ जाएगा। कस्टमर लॉयल्टी, मैगी, ये सब चीज को यहां कंसिडर किया, बिजनेस स्ट्रेंथ वर्ड बोल दिया, करेक्ट? बहुत सारा फैक्टर्स इंक्लूड किया, बिजनेस स्ट्रेंथ। दूसरा, क्या सिर्फ मार्केट ग्रोथ मतलब मार्केट अट्रैक्टिव है? अगर ग्रोथ है उसमें पर पैसा नहीं है तो क्या फायदा उस ग्रोथ का, करेक्ट? तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में और भी देखो फैक्टर्स है कि मार्केट ग्रोथ क्या है, ओवरऑल रिटर्न्स क्या है, पैसा बनेगा भी या नहीं बनेगा, करेक्ट? तो इसको बोले मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो वहां जो मार्केट शेयर था, यहां क्या बना? मार्केट शेयर था, यहां क्या बना? बिजनेस स्ट्रेंथ, इंटरनल बिजनेस स्ट्रेंथ। वहां जो मार्केट ग्रोथ था, यहां क्या बना? मार्केट अट्रैक्टिवनेस। चलेगा? ये 2 वेरिएबल पे इसको एनालाइज किया। अब देखो बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या? स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। यहां पे 3/3 है, वहां 2/2 था ना, यहां 3 ठीक है ना? नहीं तो अपने दिल पे हाथ रख के रखे, हमको लगा पक्का पसीना वसीना नहीं आ रहा तो ठीक। तो देखो बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग, क्या ओ अच्छा टाइम, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, और इसके इधर में हाई, मीडियम, लो, वही एक ही बात है। हम लोग अगर हाई, मीडियम, लो दोनों में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना। तो यहां पे आया मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब बोलो ये 9 सेल्स का मैट्रिक्स हुआ ना, तो लेफ्ट कॉर्नर में क्या होगा? जब दोनों अच्छा है, बेस्ट केस है ना, तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ग्रीन सिग्नल है, इन्वेस्ट करो आराम से। और उसके एक राइट एक नीचे, वो भी ग्रीन है। वर्स्ट वाला एकदम बॉटम राइट, वो क्या होगा? हार्वेस्ट, नहीं बॉटम, हाँ हार्वेस्ट या डाइवेस्ट, या तो जो आ रहा है आने दो, नहीं तो बेच बाच के खत्म करो, वो क्या होगा? रेड सिग्नल है, मतलब आगे और इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, वहां तो रुक ही जाओ। जो आ रहा है आने दो, नहीं तो बेच के निकलो। हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, एक लेफ्ट में एक ऊपर, करेक्ट? 3 उधर गया, 3 उधर आया। अब जो बीच का 3 बचा उसमें क्या? ये बोलता है मेरे को नहीं पता, जो करना कर लो। मम्मी वाला लाइन होता ना, तुम देख लो, वो वाला। सिलेक्ट या अर्न, जो तुमको सही लगे वो कर लो, करेक्ट? तो यहां पे क्या ट्रैफिक सिग्नल्स में बना? ग्रीन, एम्बर और रेड। ग्रीन माने इन्वेस्ट या एक्सपैंड, गो। रेड माने हार्वेस्ट या लिक्विडेट, डाइवेस्ट, ये सब चीज। और या एम्बर या येलो माने मैनेजेरियल डिस्क्रेशन लगेगा, अगर फायदा दिख रहा है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, करेक्ट? डन है। इसको और क्या बोलेंगे हम लोग जी मैट्रिक्स में? ऑल्सो नोन एज क्या? पहले तो ये बनाया कौन था? जीई, नहीं जीई कंपनी बनाया, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाया इन एसोसिएशन विथ मैकिन्जी, करेक्ट? मैकिन्जी। उसके बाद बोलो ऑल्सो नोन एज जी मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज, पहला स्टॉप लाइट
स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे बना है, ऑल्सो नोन है, 3 अलग अलग नाम, बिजनेस प्लानिंग, 9 सेल मैट्रिक्स और जीई मॉडल। ये सब बस एक बार पढ़ लेना इनकेस एमसीक्यू में खराब क्वेश्चन आ जाए तो पता हो, इससे कोई क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। बोलो जी डन। अब इसके बाद हम लोग कहा क्या बचा था और बोलो तो एंसॉफ। एडीएल तो इजी है, एंसॉफ वाला देखता है, एंसॉफ इंपॉर्टेंट है, कहां गया यार, हाँ एंसॉफ। अब एंसॉफ क्या बोला, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो ये क्या सारे स्ट्रैटेजीज को कवर करता है या सिर्फ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को ही कवर करता है, सिर्फ ग्रोथ। तो ये कोई डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन का बात नहीं करेगा। ये मान लिया कि अब कंपनी ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने का तरीका क्या है, करेक्ट है ना। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, या तो प्रोडक्ट के थ्रू ग्रो करिए या मार्केट के थ्रू ग्रो करिए। नेक्स्ट पेज मैट्रिक्स देखो, 2 वेरिएबल ये लेता है, प्रोडक्ट और मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट और ग्रोथ स्ट्रैटेजी बताता है। नाम जस्टिफाई हुआ और बनाया कौन था, इगोर एंसॉफ बना के चल गया, इगोर एंसॉफ हम लोग को पढ़ना पड़ गया, करेक्ट। तो देखो कैसे क्या करता, अच्छा इधर तो नहीं, पर फिर लाइन आ गया था पर हम बोल नहीं रहे, छोड़ो। इधर आओ, अगर आईफोन यूएस में बना रहा है प्रोडक्ट तो एक पॉइंट का सैचुरेट होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। तो यहां पे करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन, डिस्काउंट दो, ब्लैक फ्राइडे सेल में बैंकर डिस्काउंट में आईफोन मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह दो, जितने लोग खरीद सके खरीद ले, मार्केट पेनिट्रेशन। अब एक पॉइंट के बाद ये तो सैचुरेट हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन बचेगा, या तो नया मार्केट में आईफोन को लेके जाओ, इंडिया में आया, यूरोप में गया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह वो गया, करेक्ट। ये था मार्केट डेवलपमेंट, या फिर नए प्रोडक्ट्स को यूएस में बना के बेचो, ये था प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट सेम है यूएस, पर यहां पे नया प्रोडक्ट बना रहा है, आईपैड बनाया, आई वॉच बनाया, उसका डेस्कटॉप भी बना दिया, मैकबुक, और वो सब बना के उसी मार्केट यूएस में बेचा, नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चलेगा। और जब मार्केट भी नया है और प्रोडक्ट भी नया है, उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी हाँ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है तो बोला। तो डाइवर्स, अब यहां बोलो रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, मिनिमम रिस्क कहां है, मिनिमम रिस्क मार्केट पेनिट्रेशन, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, फिर बहुत ज्यादा कब बढ़ जाएगा, जब डाइवर्सिफिकेशन किया, करेक्ट है। बोलो, ये तो बस इतना ही था, चलेगा ना, इसमें तो और कुछ पढ़ने का है नहीं, तो आई थिंक डन है। बस एक एडीएल बचता है। एडीएल माने क्या, एडीएल का फुल फॉर्म आर्थर डी लिटिल, अलग अलग गाली याद आ रहा है ना। पहला बोलो तो एक बार माइकल पोर्टर, उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस में कोर कॉम्पिटेंस वाला सीके प्रहलाद गैरी हमेल, तीसरा टाउज वाला जो तुम लोग बोल नहीं पा रहा था, सॉस से ही याद आएगा, यीशु का फेवरेट हाइंस वीरेक, और उसके बाद अभी एंसॉफ में देखे इगोर एंसॉफ। हाँ आर्थर डी लिटिल, इसमें एडीएल, ये लास्ट वाला गाली था, ठीक है। अब इसमें बोलो ये कैसे एनालाइज किया, एक तरफ स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी हुआ अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स, और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन हुआ स्ट्रेंथ या वीकनेस। तो अगर इंडस्ट्री मैच्योरिटी, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आया, 4 वहां पे क्या पढ़े थे, इंट्रो, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रो को यहां बोला एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक से फिर आया ग्रोथ। यार एक सेकंड रुक जाओ, चेंज कर लेते हैं। अब ये जवाब दे दिया, इतना बोला मैं। तो स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी में फिर क्या है, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, सॉरी हाँ एजिंग माने डिक्लाइन। ये तो था 4 वेरिएबल मार्केट को एनालाइज करने के लिए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट के लिए क्या था, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या क्या, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, एनेबल, वीक।
यहां पे मैट्रिक्स कुछ नहीं करना, अपने देखे ना, अगर मान लो आ जाए तो 4x5 20 सेल का मैट्रिक्स तो बना देंगे, और ओवरऑल में हम लोग क्या लिख देंगे, स्ट्रैटेजीज आर टू बी सिलेक्टेड एज पर इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये ओवरऑल में लिख देंगे, काम हो गया, डन। एक क्वेश्चन इससे बस आ सकता है, क्या, कॉम्पिटिटिव पोजीशन के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है। 5 क्या है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। डोमिनेंट में क्या है, ये रेयर पोजीशन है, जैसे इंडियन रेलवेज वो डोमिनेंट है, मोनोपोली है, या फिर ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पे पेटेंट है, कोई और नहीं जा सकता उस बिजनेस में, नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग, भाई लोग बहुत ज्यादा इसको प्रेफर करेंगे, ये लीडर है मार्केट का, कौन, मैगी, करेक्ट, या डोमिनोज, करेक्ट। डोमिनोज वाला भी तो क्लियर कट एग्जांपल है ना, बाथरूम का ब्रश लटक रहा होगा फिर भी हम लोग को डोमिनोज दिखाना है, और मैगी में लेड होगा पर फिर भी मैगी खाना है, करेक्ट। तो मैगी और डोमिनोज क्यों, ब्रांड लॉयल्टी, करेक्ट। मार्केट पोजीशन ज्यादा थ्रेटन नहीं हो सकता कॉम्पिटिटर से, वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर भी लिए तो भी, करेक्ट। और इसी का ऑपोजिट क्या होता था, अगर मैगी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके कॉम्पिटिटर्स टेनेबल होंगे ना, यिप्पी नूडल्स टेनेबल में चला जाएगा, करेक्ट। मतलब मैगी का मार्केट शेयर बहुत आया है तो बाकी का लो है ना, तो टेनेबल हो गए। और बीच में फेवरेबल कौन है, बटा हुआ मार्केट शेयर है, जैसे गाड़ी के केस में मारुति, ह्यूंडई, होंडा ऑलमोस्ट बटा चलता है, या एयरलाइंस में इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब बोलो ऑलमोस्ट बटा चलता है, इंडिगो का थोड़ा ज्यादा होगा, इतना ही बात है, करेक्ट है, चलेगा। इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड, और ऐसा नहीं है कि भाई यही कंपनी इस इंडस्ट्री का राजा है, वैसा कुछ नहीं है, चलेगा। कोई भी एक कॉम्पिटिटर क्लियरली स्टैंड आउट नहीं करेगा, डन। और लास्ट में आया वीक माने ये अनसैटिस्फैक्टरी है, लॉस मेकिंग है, नोकिया बंद कर दो तो अच्छा, जैसे टाटा नैनो, करेक्ट। 5 वर्ड एक बार बोल दो फटाफट से, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट टेनेबल, फेवरेबल या वीक मत डाल देना, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट टेनेबल, डन। इसी के साथ चैप्टर 2 डन। सबसे बड़ा चैप्टर यही था, अब करेंगे 4, 5, 6 ये वाला सेट, ठीक है।